हेलो बच्चों। तो ये जीत बैच सीरीज 07 है और इसमें हम लोग देखेंगे डेटरमिनेंट के बारे में। तो डेटरमिनेंट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक और चैप्टर है जो मैट्रिसेज है, इसके बाद हम लोग करेंगे। पहले आज हम लोग डेटरमिनेंट देखेंगे। तो डेटरमिनेंट से हमेशा क्या होता है, दो क्वेश्चन मस्ट है, आता ही है जेईई मेंस में। और इस चैप्टर को अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो इसमें दो सेगमेंट है। एक पहला क्या है, वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट, डेटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़, उससे रिलेटेड सवाल हो, डेटरमिनेंट को ओपन करना है ना, उससे रिलेटेड सवाल। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस। तो ये सेकंड वाला पार्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम शॉर्ट एकदम आता ही है। क्लियर है। और एक फर्स्ट पार्ट में आता है। तो इस चैप्टर में हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे फटाफट, और उसके बाद क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो दो क्वेश्चन एकदम पक्का है, मतलब 8 नंबर कहीं नहीं जाने का, और एकदम आसान चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखो, सेकंड आप मैट्रिक्स वाले चैप्टर में इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे हमें देखना है कि क्या होता है मैट्रिक्स, क्या होता है डेटा का अरेंजमेंट। रो और कॉलम से अगर हम डेटा को अरेंज कर देते हैं तो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लिखा है, इसको लिखते हैं ए आई जे। अब यहाँ पे A11 आपका ये क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये A11 क्या होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखना चाहें तो ये जैसे आपका हो गया, ये क्या, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका R1 हो गया, है ना, ये दूसरा R2 हो गया, और ये क्या हो गया, R3 हो गया। और अगर कॉलम की बात करें तो वर्टिकल होता है, ये कॉलम होता है। जैसे आपको देखा जाए कि A21 है, तो A21 की लोकेशन क्या है, A21 का मतलब क्या, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो आई क्या बताता है, आई बताता है रो को और जे बताता है कॉलम को। क्लियर है। अब इस डेटा के करेस्पॉन्डिंग अगर हमें डिटर्मिनेंट लिखना है तो डिटर्मिनेंट एक ऐसे लिखते हैं, देखो मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा जाता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये दो वर्टिकल मॉड के जैसा लिख दिया, और ये दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, और हमने इसी डेटा को चुपचाप यहाँ रख दिया। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट, इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। और हमारे पास जो मैट्रिक्स था ये क्या था, 3x3 का था, ऑर्डर होता है। और यहाँ पे ये 3x3, इसको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ये कौन सा है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, है ना। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है, एक प्योर नंबर होता है या एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, प्योर नंबर या फिर एक्सप्रेशन होता है। मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है, मैट्रिक्स जस्ट डेटा का अरेंजमेंट है, तो ये ध्यान देना। बाकी मैट्रिक्स वाली चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। अगर 2x2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग अगर डिटर्मिनेंट लिखें तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट कर दो तो A B C D। अब इसको खोलते कैसे, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, तो AD माइनस BC। ये बहुत आसान है, आपको आता भी है। क्लियर है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ले लेते हैं, क्या है 3x3 का, तो A11 ये ले लिया। अब इस मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग अगर डिटर्मिनेंट लिखना, अब गलती से ये मत समझ लेना कि मैट्रिक्स की वैल्यू है डिटर्मिनेंट, नहीं, मैट्रिक्स अलग चीज़ है, जस्ट उसके डेटा का यूज कर रहे हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने के लिए। क्लियर है। तो ये वाला डिटरमिनेंट, अगर इस मैट्रिक्स की करेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट ए की वैल्यू लिखें तो डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा, ये ए को ऐसे बंद कर दिया तो वर्टिकल लाइन से, या फिर DET ब्रैकेट में ऐसे ए लिखते हैं, और ये हो जाएगा, इस तरीके से लिख दिया। अब इसको जब ओपन करते हैं तो ओपन करना सीख लो, आता है आपको फिर भी देख लो। तो A11 क्या करते हैं, A11 लिखा, ये पहली रो के रिस्पेक्ट में ओपन करते हैं। A11 लिखा, इसको कट किया, इसको देखो ये कट कर दिया और ये कट कर दिया, तो आपका बच्चा क्या, A22 ये वाला लिख लो आप, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिख दिया इसी ऑर्डर में, माइनस A12 लिखा, और जब इसको लिखेंगे तो ये कट करेंगे इसके करेस्पॉन्डिंग, और ये कट करेंगे, तो आपको A21 ये वाला, ये और ये चार एलिमेंट लिख दिया, देखो यहाँ पे लिख दिया। A13 को कट किया ऐसे, ये कट करो ये कट करो, यहाँ पे माइनस रहेगा, अल्टरनेट साइन रहेगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और इसका कट किया इसको कट किया, तो ये चार बचा। ठीक है, तो इसको लिख लिया। अब इसके बाद ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, इसको ओपन करना आता है, क्या लिखोगे, A22 सॉरी A33 माइनस A23 इंटू A32। तो इसको हमने ऊपर ओपन किया है ना, तो ये चीज़ जो ऊपर ऊपर हमने ओपन कर दिया, ये इसके बराबर। देखो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है, ऐसे ये ओपन करना, ये वैसे आता है आपको, पहले से ही पढ़ रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट को ओपन करना, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ऊपर हम लोग देख चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। सेकंड रो के रिस्पेक्ट में अगर ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, इस रो के रिस्पेक्ट में ओपन करना है। ठीक है, तो क्या करो, A21 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो प्लस रहता है, फिर माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ माइनस फिर प्लस, यहाँ माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, इस ऑर्डर में चलता है।
अगर हम सेकंड रो के रिस्पेक्ट में करें तो -a21, फिर क्या करोगे, इस पे गोला मारोगे, है ना, ऐसे इसको कट कर दिया, ये कट कर दिया और ये कट कर दिया, तो बचा क्या, a12 a13 a32 a33। तो जिस पॉइंट को लेना है उस पे गोला बनाओ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे हुए एलिमेंट है उसी ऑर्डर में लिख लो, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इस ऑर्डर में रहेगा। ऐसे ही आप तीसरी रो के रिस्पेक्ट में ओपन कर सकते हो, सेम कहानी। अब इसके रो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये इस पे पहले a3, अब देखो यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस a31, ठीक है, इस पे कट कर दिया ये और ये कट कर दिया, तो ये बचा 4 ही लिख दिया। ऐसे ही आप दूसरा -a32, फिर से इसको गोला मारा कट के, वही चीज़ है, सेम पैटर्न है। अब यहाँ पे ये ओपन करने से फ़ायदा क्या, देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है, जैसे a11 का ये वाला जो डिटर्मिनेंट है सेकंड ऑर्डर का, ये कहलाता माइनर ऑफ a11। ये क्या है, माइनर ऑफ a11, समझे कि नहीं। और इसको लिखते कैसे, m11 से लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला ये डिटरमिनेंट क्या है, ये माइनर ऑफ a12, इसको m12 लिखते हैं, ये क्या है, m13 है। सिमिलरली ये वाला डिटरमिनेंट क्या है, m21 है, ये क्या है, m22 है, और ये क्या है, m23 है। ऐसे ये वाला डिटरमिनेंट क्या है, m31 है, ये वाला डिटरमिनेंट क्या है, m32 है, और ये m33 है। समझ आ गई बात, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट माइनर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, a11 m11 माइनस a12 m12 प्लस a13 m13। सिमिलरली ये वाला लिख सकते हैं a21 माइनस a21 m21 प्लस a22 m22, है ना, तो ये लिख लिया। अब एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे जैसे देखो ये प्लस था फिर माइनस a12, तो इस डिटरमिनेंट m12 के साथ में ये माइनस साइन इसी में इंक्लूड कर लो और यहाँ प्लस कर लो। तो अगर इस माइनस साइन को m12 मतलब माइनस के साथ मर्ज कर दें तो आपको यहाँ दिखेगा a11 और उसके बाद ये समथिंग प्लस a12 फिर समथिंग प्लस a13 प्लस समथिंग। तो ये जो समथिंग समथिंग है वो क्या कहलाएगा, को फैक्टर कहलाएगा, समझे कि नहीं। तो जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखना है को फैक्टर के फॉर्म में, तो a11 पहला माइनर क्या है m11, तो यहाँ पे ये c11 लिख दिया और उसके बाद ये माइनस को इस डिटरमिनेंट के साथ चिपका दिया, तो a प्लस हो गया a12 और ये c12 आ गया। अच्छा c12 क्या होगा, माइनस m12। तो एक तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो c12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस m12। c13 देखो c11 m11 के बराबर है और c13 m13 के बराबर है। ऐसे c21 क्या है, ये माइनस m21 के बराबर है। c22 क्या है, m22 के बराबर है, सेम है। ये क्या है, माइनस m23 के बराबर है। ऐसे ये क्या है, m31 के बराबर है और ये वाला क्या है, माइनस m32 के बराबर। ये c33 के बराबर है, m33 के बराबर है। तो एक रिलेशन होता है माइनर और को फैक्टर में। cij क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, यहाँ से होता। तो अगर आई जे का समेशन का इवन है तो को फैक्टर और माइनर सेम हो जाएगा। अगर आई प्लस जे का सम ऑड नंबर है तो को फैक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट माइनर, ऐसा हो जाएगा। तो ज़रूरत पड़ने वाली है, आगे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हमने ये रिलेशन आपको बता दिया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला डिटरमिनेंट को ओपन करने के एक शॉर्टकट होता है जिसको बोलते हैं सारस रूल, है ना। ये कैसे, जैसे हमारे पास डिटरमिनेंट ए है, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब इसको सारस रूल से कैसे लिखते हैं, देखो आप क्या करो, ये डिटरमिनेंट जो लिखा है उसको लिख दो चुपचाप। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा कॉलम वही छाप दो। उसके बाद फिर ये क्या है, ये पहला कॉलम है C1 और ये वाला दूसरा कॉलम है C2। तो C1 C2 और C3 को ऐसे ही लिख दो कॉलम, और उसके बाद C1 C2 को फिर से लिख दो इसी ऑर्डर में। C1 C2 C3 लिखा, फिर से C1 को उठाया इसके आगे लिख दिया, C2 को उठाया इसके आगे लिख दिया। अब ये ऐसे लिखने के बाद इसको ओपन कैसे करना है, देखो। तो सारस रूल क्या कहता है, अब देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, तो ये आपको क्या करना है, ये डायगोनल एलिमेंट उठा, तीन एलिमेंट इसके सीध में आ रहे हैं। तो करना क्या है, पहले ये जो तीन है हमने डॉटेड लाइन बना दी, इन तीनों का प्रोडक्ट लिखना है और प्लस लिखना है। देखो ये तीनों का प्रोडक्ट लिखना है, तीनों का प्रोडक्ट, इस डॉटेड लाइन के ऊपर जो जो टर्म पड़ रहे हैं इनका प्रोडक्ट लिखो और प्लस दिस प्रोडक्ट माइनस। अब ये वाला डायगोनल देखो, इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं। फिर आप ये ऐसे वाले देखो, ये कौन से पड़ रहे हैं, ये वाले, ये 3 एलिमेंट, फिर ये 3 एलिमेंट, बस जब तक 3 मिले तभी तक करना है, फिर आगे 2 मिलेगा अब नहीं करना। अब ये रेड वाले डायगोनल पे देखो जो जो एलिमेंट पड़ रहे हैं उसको यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस साइन लगाया, यहाँ माइनस साइन रहेगा। अब ऐसे करने से थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाता है, आप ऐसे कर सकते हो, जस्ट एक शॉर्टकट है, आपकी मर्जी, करना चाहो करो, नहीं चाहते हो मत करो। उसके बाद डिटरमिनेंट को ओपन करने के लिए कुछ हम प्रॉपर्टीज़ का यूज कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको आती हैं तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं इसको सॉल्व।
तो जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनअल्टर्ड इफ द रोज एंड कॉलम आर इंटीजर। रो को कॉलम में बदल दो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नहीं बदलती है, समझे कि नहीं। क्योंकि जैसे मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स में जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है तो दोनों के डिटरमिनेंट वैल्यू सेम होती है। तो रो जैसे ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, हमने क्या किया, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को देखो दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को देखो हमने तीसरा कॉलम बना दिया। अब इसका जो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो ये प्रॉपर्टी याद रखो। दूसरा पॉइंट, इफ एनी टू रोज ऑफ डिटरमिनेंट इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट साइन ओनली। तो अगर कोई दो रो आपस में इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, साइन बदल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो हमने क्या किया, A2 B2 C2 को पहली रो पे रख दिया और पहली रो को दूसरी, ये वाला इंटरचेंज कर लिया, इसको इसकी जगह ले आए और इस वाले को किसकी जगह, इसकी जगह ले आए, देखो अगले में। तो ऐसा करने सिर्फ साइन का चेंज आएगा, तो डेल्टा 1 की वैल्यू का माइनस डेल्टा 2 आ जाएगी। तो कोई भी दो रो या दो कॉलम कोई भी चेंज करो, जैसे कोई दो रो या कोई कॉलम चेंज करो तो आगे एक माइनस साइन लगा दो तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू मेंटेन रहेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं किसी डिटरमिनेंट को, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो जैसे ये पहला रो और ये दूसरा रो देखो आइडेंटिकल हो गया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एकदम क्लियर है, याद रखोगे, काम आएगा। अगर क्या हो जाए, किसी एटलीस्ट वन रो के सारे एलिमेंट या एटलीस्ट वन कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए किसी डिटरमिनेंट के, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर है। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर इन ए मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, दोनों को समझना है। अगर किसी डिटरमिनेंट में लैम्डा स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास देखो एक डेल्टा एक हमने डिटरमिनेंट लिखा A1 B1 C1 ये लिख लिया, और लैम्डा मल्टीप्लाई किया, तो लैम्डा इंटू डेल्टा मतलब लैम्डा इंटू दिस डिटरमिनेंट। अब जब किसी डिटरमिनेंट में स्केलर क्वांटिटी से बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर वो लैम्डा अंदर जाएगा डिटरमिनेंट के, तो आप क्या करो, इसमें किसी एक रो के सारे एलिमेंट में या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा। देखो जैसे लैम्डा बाहर लिखा, लैम्डा अंदर लेके, तो हमने यहाँ पहली रो में चिपका दिया सबके साथ, लैम्डा A1 प्लस लैम्डा B1 प्लस सॉरी लैम्डा A1 लैम्डा B1 और लैम्डा C1। या फिर जैसे हमने दूसरे में क्या किया, देखो दूसरे कॉलम में हम चिपका दिए लैम्डा B1 लैम्डा B2 लैम्डा B3, तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। मैट्रिक्स में ध्यान देना है, मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ए है स्केलर लैम्डा ए लिखा, तो लैम्डा ए क्या होगा, जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा हर एक एलिमेंट के पास पहुंच जाएगा। तो ये हो गया लैम्डा A1 लैम्डा B1 लैम्डा C1 सब में हो गया। अब इस मैट्रिक्स के डेटा के करेस्पॉन्डिंग अगर डिटरमिनेंट लिखना है, तो जैसे हम इसमें उसका डिटरमिनेंट लिखेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ए, तो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, अब ये हो गया। अब ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में कोई चीज़ कॉमन है, मल्टीप्लाइड है, तो एक बार बाहर आ जाएगी। तो देखो पहली रो से एक बार लैम्डा बाहर आया, दूसरी रो से एक बार लैम्डा बाहर आया, तीसरी रो से एक बार, तो लैम्डा क्यूब बाहर आ गया। अब इन जनरल अगर मान लेते मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n है, तो क्या होगा, आप देखो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, तो मान लेते A क्या है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और लैम्डा A लिखना है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, लैम्डा की पावर n, एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो थर्ड ऑर्डर का था तो लैम्डा क्यूब निकल मतलब लेके बाहर निकला, वैसे ही होगा यहाँ पे। क्लियर। तो ये भी प्रॉपर्टी अच्छी है, काम की है। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखो क्या है, अगर कोई डिटरमिनेंट इस तरीके का लिखा हुआ, किसी कॉलम के सारे एलिमेंट को हमने क्या किया, किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। जैसे ये पहला डिटरमिनेंट देखो क्या है, A1 अल्फा 1 है इसका एलिमेंट, A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3, और दूसरा कॉलम B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। कैसे, पहले क्या करो, पहला दो पार्ट में स्प्लिट करना, एक पहला डिटरमिनेंट लिखो प्लस दूसरा एक डिटरमिनेंट बनाओ, तो इन दोनों में ये वाला कॉलम सेम रहेगा। देखो दोनों में ये सेकंड और थर्ड कॉलम सेम रहेगा। अब पहले कॉलम में पहले वाले पार्ट में ये वाला पूरा चिपका दो, ये वाला डाल दो, इसमें ये डाल दिया, और दूसरे वाले डिटरमिनेंट में क्या करो, ये वाला पूरा का पूरा ये डाल दो। ठीक, तो ये हो गया, समझ, ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी। तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का, इसका अलग अलग इसका निकालो वैल्यू और इसका पूरे का निकालो, सेम आएगा रिजल्ट। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने ये सब रिजल्ट काम आ सकते हैं, इसलिए जानना जरूरी है, और इसके बिना काम चल भी जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, आप डेटामेन ओपन करना नॉर्मल तरीके से भी ओपन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे क्या होता है थोड़ा आसान हो जाता है। अगला देखो, अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी रो या कॉलम में, अगर किसी रो या कॉलम में किसी अदर रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। जैसे देखो ये पहला हमारा डिटरमिनेंट क्या था, A1 ये है। अब हमने क्या किया, पहले कॉलम में हमने क्या किया, दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड किया। जैसे B1 को किस में, A1 में ऐड करना है तो लैम्डा B1 है ना, और ये लैम्डा B2 इसमें ऐड कर दिया, लैम्डा B3 कर दिया। या फिर आप किसी रो में ऐसा कर सकते हैं। तो देखो हमने थर्ड रो में क्या किया, पहली रो के सारे एलिमेंट को किससे, लैम्डा से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो के सारे एलिमेंट में ऐड कर दिया करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे। जैसे A3 में क्या लैम्डा A1 ऐड कर दिया, B3 में क्या लैम्डा B1 ऐड कर दिया, C3 में लैम्डा C3 ऐड कर दिया। तो इस ऐसा करने से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ गई बात समझ में? तो ये काम कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट। जैसे जो जो ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो अगर रोज को इंटरचेंज करते तो इस तरीके से लिखते हैं, और रोज को इंटरचेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ऊपर हम देख चुके हैं। कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, कोई दो कॉलम, तो CIJ इस तरीके से नोट करते हैं, ठीक है। अब किसी रो को क्या करना है, सारे एलिमेंट को रिप्लेस करना किससे, RI प्लस MRJ। तो किसी भी रो को किसी अदर रो में स्केलर से, स्केलर MN लैम्डा किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे, जैसे मैंने ऊपर बताया हुआ। तो डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम काम कॉलम के साथ कर सकते हैं, सेम काम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। कोई दो रो के एलिमेंट, जैसे आपने R1 ith रो में क्या किया, jth रो के सारे एलिमेंट में M से मल्टीप्लाई किया और kth रो में N से मल्टीप्लाई किया एलिमेंट में, इन दोनों को ith रो में ऐड कर दिया, तो एक नए नए एलिमेंट आ गए। इस ऐसा करने से भी क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम काम कॉलम के साथ कर सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखो कि यहाँ पे जो RI है तो यहाँ पे RI होगा, यहाँ पे CI है तो CI है ना, यहाँ पे RI तो I, इसमें कोई चेंज नहीं। R1 को रिप्लेस करेंगे R1 प्लस, इसमें MN कुछ भी ले सकते हो, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो है ना, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, ठीक, यहाँ माइनस भी ले सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे R1 को रिप्लेस कर दिया 2R1, तो R1 को रिप्लेस करेंगे तो R1 प्लस समथिंग, तो R1 में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 से करेंगे बस, ठीक है। प्लस माइनस 2 3 कुछ भी नहीं करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपकी मर्जी, कुछ भी करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट हैं जो कि ज़्यादा यूज हो जाते हैं। याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तब भी अच्छी बात है, बस आप देख लो, है ना। जैसे ये एक डिटरमिनेंट क्या, 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है, सिंपली x माइनस वाई वाई माइनस z z माइनस x आता है, ठीक है। एक दूसरा डिटरमिनेंट है 1 1 1, यहाँ पे x y z, यहाँ x क्यूब y क्यूब z क्यूब, तो देखो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये ठीक है। बाकी एक फैक्टर यहाँ बढ़ गया, क्योंकि इसको डिग्री से आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसकी डिग्री क्यूब आ रही है तो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे डिग्री की बात करें तो इसको ओपन करेंगे तो 1 इंटू वाई जेड क्यूब मतलब 4 डिग्री आएगी। तो देखो यहाँ से 3 मिला और एक और मिला तो 4 आ गया, ठीक। तो ये फैक्टर बढ़ गया। अगर ये तीसरा वाला देखें 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो यहाँ पे ये 3 फैक्टर तो तीनों में सेम है, बस ये वाला बढ़ गया एक्स वाई वाई जेड प्लस प्लस जेड एक्स, ये बढ़ गया। तो ये 3 स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है। कभी कभार ऐसा रिजल्ट है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला क्या है, देखो ये इसको बोला जाता है सर्कुलेंट, है ना, सर्कुलेंट। तो यहाँ पे देखो ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, इसको ओपन करते हैं तो ये आता है रिजल्ट 3abc माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसको याद रखो, है ना, काम आएगा। अब यहाँ पे देखो इसको अगर फर्दर फैक्टराइज करते हैं तो ये माइनस, ये ए प्लस बी प्लस सी होता है, और दूसरा फैक्टर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसको फर्दर अगर हम ऐसे लिखना चाहें, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसी रिजल्ट में अगर 2 से बाहर मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो। अब इस 2 को अंदर ले जाओ, तो जैसे अंदर ले जाएंगे ये तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 और 2। अब यहाँ पे फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 2a स्क्वायर है तो इसको ऐसे यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ऐसे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, है ना। तो इस तरीके से ये देखो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, ये दो सारे यूज हो गए। ए स्क्वायर देखो 2 बार यूज हो गया, बी स्क्वायर यूज हो गया, तो ये वाला पार्ट क्रिएट हो गया, है ना, ऐसा।
अब इसमें अगर ए प्लस बी प्लस सी ऐसे नंबर हैं जिनका समेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इस सर्कुलेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। या फिर ए बी सी अगर बराबर हो जाए तब तो जीरो होना ही है ना, फिर सारी रोज बराबर हो जाएंगी। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी का समेशन ऐसे लीजिए सर्कुलेंट फॉर्म में लिखा और ए प्लस बी प्लस सी ऐसा है जिसका सम जीरो है, तो इस सर्कुलेंट की वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब भी अच्छी बात है, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट करना। तो प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट में क्या है, देखो नॉर्मली डिटरमिनेंट को अगर मल्टीप्लाई करना, सिंपल सा दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करना, तो क्या करो आप दोनों की वैल्यू निकालो, सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डिटरमिनेंट जो लिखा होता है वो क्या, दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ और पता चला एक डिटरमिनेंट ऐसा है जिसके हमें वैल्यू पता दिख रही कि वो जीरो है। मतलब एक जैसे हमने दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, पता चला एक डिटरमिनेंट के दो रो सेम हो गए तो उसकी वैल्यू जीरो हो गई। अब जैसे जीरो हो गई तो दूसरा वाला कुछ भी हो, दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अब क्वेश्चन होगा कि दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट ऐसे लिख दिया जाएगा, वो डायरेक्ट नहीं दिखेगा कि जीरो की नहीं, सेम रो नहीं दिखेगा। तो अगर प्रोडक्ट आप डिटरमिनेंट आता है तो आप इस चीज़ को पहचान पाओगे, तो इसलिए समझ लो। तो देखो जैसे आपने मैट्रिक्स में देखा कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है रो बाई कॉलम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चारों पॉसिबिलिटीज हैं, रो बाई रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो, कॉलम बाई कॉलम, यहाँ पे चारों पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर है? तो देखो कैसे करते हैं, जैसे पहले रो बाई रो करेंगे, तो रो बाई रो कैसे करते हैं, देखो ये रो बाई रो करना है, ये रो, तो आप ऐसे रो बना लो। ठीक, अगर सिंपल करना है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप बस दोनों की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई कर लो। रो बाई रो ऐसे हमने बना दिया। ठीक है, देखो ये अब पहली रो को उठाओ और इसके इस वाले के पहली रो के ऊपर रखो और इसको यहाँ लिख दो, फिर पहली रो को उठाओ और इसके दूसरे पे रखो और फिर यहाँ लिख दो, और करेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट को मल्टीप्लाई, जैसे a1 प्लस b1 प्लस c1 और फिर क्या यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे a1 a2, देखो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस ऐसे लिखे जाएंगे, तो ऐसे लिख देंगे। फिर आप क्या करोगे, दूसरी वाली रो को उठाओगे, पहली रो पे रखो, दूसरी पे, तीसरी पे रखो, लिखना आपको उसी तरीके से जैसे मैट्रिक्स में लिखते हैं ऐसे ही, लिखने वाला ऑर्डर ऐसे ही रहेगा। फिर तीसरी रो को उठाएंगे, पहली रो पे रखा, यहाँ लिखा, फिर तीसरी रो को उठाया, दूसरी रो पे रखा और इसको यहाँ लिखा, और फिर इसको उठाया, इस पे रखा और यहाँ लिख दिया, तो इस ऑर्डर में खोलेंगे। क्लियर है? अब ऐसे रो बाई कॉलम, ये वाला कंफर्टेबल हो, रो बाई कॉलम मैट्रिक्स में भी करते हो आप, है ना, रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा, तो रो बाई कॉलम, तो उसमें नहीं होता, उसमें सिर्फ रो बाई कॉलम ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे रो और कॉलम, ये हो गया इस तरीके से। तो इसको उठाया, R1 को C1 पे डाला और यहाँ लिख दिया, फिर R1 को C2 पे डाला, यहाँ लिख दिया, R1 को C3 पे डाला, यहाँ लिख दिया, बाकी मल्टीप्लाई कैसे हो रहा देख सकते हो आप, a1 प्लस b1 a2 प्लस c1 a3, और उसके बाद फिर आप दूसरे रो को उठाएंगे, इस पे डालेंगे तो यहाँ लिखेंगे, फिर इस पे यहाँ ऐसे ऐसे कर देंगे, है ना। ऐसे कॉलम बाई रो करना, बताने की जरूरत नहीं, ऐसे ही कर लेंगे कॉलम बाई रो। तो लिखने वाला ऑर्डर यही रहेगा, पहली रो ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बाकी ये करेंगे। ठीक है, ओके। अगला क्या है, कॉलम बाई कॉलम। देखो तो इसमें क्या, कॉलम बाई कॉलम ऐसे ऐसे कर लेंगे, ये कॉलम कॉलम कॉलम। देखो पहले ये इसको उठाया, पहले कॉलम को इसके पहले कॉलम पे रखा और लिखेंगे यहाँ, फिर पहले कॉलम को दूसरे कॉलम पे रखा, लिखेंगे यहाँ, फिर तीसरे पे रखा, लिखेंगे यहाँ, फिर दूसरे कॉलम को पहले कॉलम पे रखा, यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, ऐसे करते जा रहे हैं इसी ऑर्डर में, लिखने वाला ऑर्डर वही रहेगा ये, और इस तरीके से हो गया। अब इस रिजल्ट का यूज हम लोग करते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड डेल्टा सी। अब डेल्टा सी क्या है, तो डेल्टा सी, ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है। देखो कोई एक डिटरमिनेंट हमने ले लिया डेल्टा a1 ये वाला, और डेल्टा सी क्या है, इस डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट है उनके कोफैक्टर का डिटरमिनेंट है। तो C11 क्या है, a11 का कोफैक्टर है, a12 क्या है, C12 क्या है, a12 का कोफैक्टर, C13 क्या है, इसका कोफैक्टर। तो डेल्टा, इसको हमने डेल्टा माना और इसको डेल्टा सी माना, तो डेल्टा और डेल्टा सी में एक रिलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। क्या होता है, किसी डिटरमिनेंट के एलिमेंट के कोफैक्टर का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल डिटरमिनेंट के स्क्वायर के बराबर होता है। तो डेल्टा सी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा स्क्वायर के बराबर होगी। अगर हमारे पास nth ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो डेल्टा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा की पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे आपको थर्ड ऑर्डर का था तो n की वैल्यू 3 डालो, देखो यहाँ पे 3 - 1 क्या आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, तो सही है। अगर मान लेते फोर्थ ऑर्डर का होगा तो कोफैक्टर डेल्टा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यूब के बराबर होगी। फिफ्थ ऑर्डर का होगा तो डेल्टा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा की पावर 4 के बराबर होगी। समझे कि नहीं? तो ये रिजल्ट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफैक्टर का डिटरमिनेंट, उसका डिटरमिनेंट और कोफैक्टर के डिटरमिनेंट में रिलेशन क्या है,
सेम डिटरमिनेंट का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी डिटरमिनेंट का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो एक तो तरीका है, क्या करो, डेल्टा एक्स को सिंप्लीफाई कर लो, एक एक्सप्रेशन बना लो, ओपन कर लो, फिर आप करो सिंपल। एक दूसरा कि डिटरमिनेंट का जो डेरिवेटिव है वो डिटरमिनेंट के फॉर्म में ही चाहिए, तो क्या करते हैं, जैसे हमारे पास सेकंड ऑर्डर का, तो क्या करो, डेल्टा डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसको दो, देखो पहली रो है दूसरी, एक बार क्या करो, एक बार डिटरमिनेंट लिखो और इसमें पहली रो के डिटरमिनेंट इसका डेरिवेटिव लिख लो, पहली रो को डिफरेंशिएट करो, दूसरी रो को ऐसे लिख दो प्लस, फिर क्या करो, अब दूसरे डिटरमिनेंट पहली रो को ऐसे लिखो, दूसरी रो के एलिमेंट को डिफरेंशिएट कर दो। तो एक तरीका ये हो सकता है, तो इसको हमने रो में डिफरेंशिएशन किया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, कॉलम में कर दो। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले कॉलम को डिफरेंशिएट कर दो, देखो पहले कॉलम को डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे को ऐसे लिख दिया प्लस, फिर क्या किया, पहले को ऐसे लिख दिया और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो डेल्टा डैश एक्स क्या हो जाएगा, अगर आप रो में करना चाहो तो क्या करो, 3 बार लिखेंगे डिटर्मिनेंट प्लस में, और पहले वाले में पहली रो को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरी और तीसरी को ऐसे ही छाप दो प्लस, पहली को ऐसे ही लिखो, दूसरी को डिफरेंशिएट कर दो, तीसरी को ऐसे लिख दो प्लस, पहली को ऐसे लिखो, दूसरी को ऐसे लिखो, तीसरी को डिफरेंशिएट कर दो। ये काम कर सकते हैं। या फिर आप कॉलम में यही काम कर सकते हैं। तो डेल्टा डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी, 3 बार लिखेंगे, तो पहले में पहला कॉलम डिफरेंशिएट किया, दूसरा तीसरा ऐसे छापो, पहला ऐसे लिख दिया, दूसरे को कर दिया, तीसरे को ऐसे लिख दिया, पहले दूसरे को ऐसे छाप दिया और तीसरे का डेरिवेटिव लिख दिया, बीच में प्लस रहेगा। तो ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। क्लियर है, तो आपको डिटरमिनेंट के डिफरेंशिएशन की वैल्यू डिटरमिनेंट के फॉर्म में मिल जाएगी। अगला तीसरा देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, अगर तो यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स लिखा हुआ है और इसमें क्या है, पहली रो में एक्स के फंक्शन है, बाकी दूसरी और तीसरी रो में क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करते कैसे करते, पहली रो को डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरी और तीसरी को लिख दिया ऐसे ही प्लस, फिर प्लस करने के बाद फिर डिटरमिनेंट लिखते हैं, पहली रो को ऐसे लिखते हैं, दूसरी रो को डिफरेंशिएशन लिखते हैं, और दूसरी रो में क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 0 0 हो जाएगा, और जैसे दूसरी रो के सारे एलिमेंट 0 हो गए, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब दूसरा डब्बा लिखने की जरूरत नहीं, प्लस अब तीसरे में क्या करेंगे, तीसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे, तीसरी रो के सारे एलिमेंट क्या कांस्टेंट है, उसका भी 0 0 हो जाएगा, तो उसकी भी वैल्यू 0 होगी, लिखने की जरूरत नहीं। तो ये वाले में बढ़िया है, आपका बस एक ही डब्बा आया। अब उसके बाद फिर देखो 2 बार करो डिफरेंशिएशन, 2 बार करेंगे फिर से वही कहानी, तो ऊपर वाली का रो का डिफरेंशिएट किया, फिर से डबल हो गया, डबल डेरिवेटिव, दूसरी तीसरी को ऐसे छापा, प्लस करेंगे, फिर से वही लिखेंगे ये वाला एफ डैश जी डैश एक्स, और दूसरी रो को करेंगे डिफरेंशिएट, कांस्टेंट होने की वजह से 0 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी के 2 डब्बे 0 हो जाएंगे, 2 डिटरमिनेंट 0 हो जाएंगे। तो इन जनरल हम देख रहे हैं कि देखो डेल्टा डैश एक्स लिखा तो पहली रो का डैश लग गया, डबल डैश किया तो पहली रो में डबल डैश लग गया, तो ऐसे ट्रिपल डैश करेंगे तो क्या होगा, ट्रिपल डैश हो जाएगा, पहली दूसरी तीसरी ऐसी छपेगी। अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे तो पहली रो के nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखो एलिमेंट का, बाकी दूसरी तीसरी ऐसे लिख दो। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और आगे हम लोग देखेंगे 3 वेरिएबल में, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, देखो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2 इक्वल टू c2, ये 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो इनका सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, सिंपल सी ये लाइन होती है, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या सीखा था, कई सारे तरीके सीखे थे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और क्या एलिमिनेशन मेथड, और क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, ये सब सीखे थे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, देखो ये इक्वेशन है तो उसको हम ऐसे लिखते थे, एक्स अपान इक्वल टू वाई अपान इक्वल टू -1 अपान, यहाँ पे कॉफिशिएंट कैसे लिखते थे, यहाँ पे देखो एक्स के नीचे लिखना है तो आगे बढ़ते थे b1 c1 और b2 c2 लिख दिया, डिटरमिनेंट बना दिया। फिर y के नीचे क्या लिखते थे, y के आगे बढ़ेंगे तो c1 c2 लिखेंगे, फिर वापस आएंगे a1 a2 लिख दिया, -1 अपान क्या लिखेंगे, a1 b1 a2 b2, इस तरीके से लिख लेते थे, a1 b1 a2 b2 ये लिख दिया। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ऐसे लिख सकते थे हम लोग। देखो अगर हम ये इसको लिखना चाहते तो एक्स अपान, इसके नीचे आप इसको खोलना आता है b1 c2, है ना, b1 c2 माइनस c1 b2, ऐसे लिख सकते हैं,
इक्वल टू वाई अपान ये हो जाएगा C1A2 माइनस A1C2 है ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 अपान ये हो जाएगा A1B2 माइनस B1A2 हो जाएगा। ये ऐसे लिख लिया आपने। अब x की वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज दिया -1 के पास, तो ये हो जाएगा -B1 से दिस अपान दिस हो जाएगा। y की वैल्यू चाहिए तो ये डब्बे को ऊपर भेजा और ये आ गया आपका है ना, इस चीज़ को ऊपर भेज दिया, तो माइनस दिस C1A2 माइनस A1C2 अपान दिस, तो एक्स वाई की वैल्यू निकाली। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफिकली देखो तो ये जो लाइंस को रिप्रेजेंट, ये जो आपके एक्स वाई में इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, ये क्या लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक्स और वाई की वो वैल्यू जो एक साथ दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो देखो अगर ये लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो अगर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो प्लेन में अगर दो लाइन है तो क्या हो सकती है, या तो भाई इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या तो पैरेलल लाइन हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाएं। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो इसका मतलब दोनों लाइन के स्लोप अलग अलग होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप यहाँ अगर स्लोप देखना चाहो, देखो इसका स्लोप क्या होगा A1x, इसका स्लोप होगा -A1 अपान B1 और इसका स्लोप होगा -A2 अपान B2। तो इन दोनों लाइन का स्लोप अगर हम देखें -A1 अपान B1 और -A2 अपान B2, और ये दोनों के स्लोप इक्वल ना हो, है ना, दोनों के स्लोप इक्वल ना हो, तो -A1 अपान B1 इज नॉट इक्वल टू -A2 अपान B2। माइनस से माइनस उड़ गया तो ये क्या बचा A1 अपान इसको A2 नीचे भेजो, A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। तो यहाँ से आपको ये बात दिखाई पड़ रही कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 वाली सिचुएशन में क्या होगा, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही। तो और इसी को अगर सोल्यूशन होता है तो बोल देते हैं कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और यूनिक सोल्यूशन होगा वन सोल्यूशन होगा, है ना। तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। अगर लाइंस दोनों क्या हो जाए, पैरेलल लाइन हो जाए, तो पैरेलल लाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, स्लोप को बराबर होना पड़ेगा। तो स्लोप बराबर होने का मतलब क्या हुआ, -A1 अपान B1 इक्वल टू -A2 अपान B2, ये बराबर हो जाए, स्लोप बराबर हो जाए। और साथ में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, बराबर डिफर चाहिए, है ना, कांस्टेंट टर्म दोनों का अलग अलग होना चाहिए, तभी होगा, स्लोप बराबर हो कांस्टेंट टर्म अलग हो। तो यहाँ से आप ये चाहो तो देखो यहाँ से आपको निकल आएगा, माइनस में कटेगा, तो A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2, ठीक। लेकिन C1 अपान C2 के बराबर ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, और पैरेलल लाइन होंगी तो क्या होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट और नो सोल्यूशन होगा। तो नो सोल्यूशन के केस में ये कंडीशन होती है कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान नहीं इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। एक सिंपल सी बात, जैसे पैरेलल लाइन लिखना, देखो मैंने लिखा x प्लस वाई और +2 इक्वल टू 0 लिख दिया। दूसरा लाइन लिख दिया हमने x प्लस वाई माइनस या +6 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन यहाँ से दिख रहा है, देखो दोनों पैरेलल लाइन है, तो देखो x का कोएफिशिएंट 1 अपान 1 इक्वल टू 1 अपान 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 अपान 6, समझे कि नहीं। तो ये स्लोप बराबर है, और यहाँ पे A1 A2 B1 अपान B2 भी बराबर है, बट C1 अपान C2 बराबर नहीं है, और इसका दिख भी रहा, अगर बनाएंगे तो क्या होगा, पैरेलल लाइन बनेगी, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो इसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। तीसरा क्या हमारा, अगर क्या हो जाए, कोइंसिडेंट लाइन हो जाए, तो कोइंसिडेंट लाइन तभी होंगी जब क्या होगा, A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 तीनों बराबर होगा। कुछ ऐसे जैसे मैंने लिखा है x प्लस वाई और +2 लिखा है एक लाइन, और दूसरी लिखा 2x प्लस 2y और +4 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। कैसे, अगर दूसरे लाइन में 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 सेम लाइन आ जाएगी। तो बस देखने में अगर हम कोएफिशिएंट देखें तो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 है। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो 1/2 y का 1/2 और कांस्टेंट टर्म 2/4, देखो 1/2 है कि नहीं कट के, तो 2/4 1/2, तो 1 क्या होगा, सेम आ गया कि नहीं आएगा। तो ये क्या होगा, लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे। तो उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने ये पुराना तरीका सीख लिया, हाई स्कूल में ऐसे करते थे। अब यहाँ पे ये दूसरा तरीका सीखेंगे हम लोग, वो क्या होगा, देखो हमने लिखा x अपान दिस y अपान दिस -1 अपान दिस, ये लिखना आता। अब इस -1 को क्या करना है, यहाँ -1 को हटाना चाहते हैं, तो क्या करो, पूरी -1 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो जैसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, और यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट गया, खत्म। अब ये क्या बचा, ये प्लस हो गया, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब ये माइनस को खत्म करना चाहते हैं तो क्या करें, इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर लो। तो अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते हैं, B1 B2 C1 C2 को इंटरचेंज कर लेते हो, तो C1 C2 इधर कर लो। आपको पता है किसी डिटरमिनेंट के अगर कोई दो रो या कॉलम इंटरचेंज होते तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो आगे माइनस हो तो एक और माइनस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो C1 C2 ये हो जाएगा B1 B2, क्लियर है, ये हो गया। एक्स अपान ऐसी वाई अपान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस, इसको अंदर मर्ज करेंगे तो दो कॉलम को इंटरचेंज कर दो, A1 A2 और ये हो जाएगा C1 C2, ठीक है, ये हो गया। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान, इसमें कोई दिक्कत नहीं, A1 A2 और ये हो जाएगा B1 B2, क्लियर है, ठीक। अब ये देखो, अब यहाँ पे एक नया नोटेशन यूज होगा, इस वाले जो x के नीचे डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है इसका नाम रख देते हैं हम लोग डेल्टा x, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग, क्योंकि y के नीचे तो इसका नाम रख देते हैं डेल्टा y, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग डेल्टा, क्लियर है। तो ये आपका ऐसा बन जाएगा x अपान डेल्टा x इक्वल टू y अपान, ये नोटेशन है डेल्टा y, और इक्वल टू 1 अपान डेल्टा। अब यहाँ से देखो डेल्टा x की वैल्यू हम लोग लिख लें, तो डेल्टा x क्या दिख रहा है आपको, डेल्टा x की वैल्यू दिख रही है, डेल्टा x की वैल्यू क्या दिख रही है, ये हो जाएगा आपका C1 B1 C2 B2, और डेल्टा y की वैल्यू क्या दिख रही है, A1 A2 और ये हो जाएगा C1 C2, है ना, ये हो। अब देखो यहाँ पे डेल्टा डेल्टा x डेल्टा y लिखते कैसे हैं, तो डेल्टा लिखना बहुत सिंपल काम है, क्या है, एक्स वाई का कॉफिशिएंट पहली रो में लिख दिया, देखो ये आपके पास इक्वेशन है, एक्स वाई का कॉफिशिएंट क्या लिख दिया, पहली रो में लिख दिया A1 B1, है ना। और आपको इस फॉर्म में लिखना है A1x प्लस B1y इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म को राइट में ले जाओ, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तब ये करेंगे। डेल्टा लिखना है, क्या करेंगे, एक्स वाई का कॉफिशिएंट पहली रो का पहली रो में लिख दिया, दूसरी वाली इक्वेशन का दूसरी रो में लिख दिया, उसी ऑर्डर में A2 B2। अब हमें डेल्टा एक्स लिखना, तो डेल्टा एक्स लिखना तो क्या करोगे, डेल्टा वाले में जो एक्स का कॉफिशिएंट है क्या है, A1 A2 है, इसको किससे रिप्लेस कर दोगे, C1 C2 से। देखो डेल्टा एक्स लिखना है तो डेल्टा में क्या करो, A1 A2 को एक्स वाले कॉफिशिएंट को क्या कर दो, C1 C2 से रिप्लेस कर दो इस वाले से। ऐसे डेल्टा वाई लिखना है तो डेल्टा वाले में जाओ डिटरमिनेंट के अंदर, क्या करो, y का कॉफिशिएंट क्या है B1 B2, तो B1 B2 को किससे रिप्लेस कर दो, C1 C2 से। तो ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई लिखने का तरीका हो गया। डेल्टा तो आपको सिंपल पता है, फिर ये आपको पता है, इसी को बोला जाता है क्रैमर रूल, ये कहलाता है, ये जो तरीका ये कहलाता है क्रैमर रूल। क्या कहलाता है, क्रैमर रूल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से एक्स लिखना है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक डेल्टा एक्स अपान डेल्टा, तो अगर हम यहाँ से एक्स लिखना चाहें तो यहाँ से एक्स आराम से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा। वाई की वैल्यू लिखना चाहें तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा लिख दिया, ये हो गया, सिंपल से लिख दिया एक्स वाई की वैल्यू। अब इसमें आपको देखो, दोनों जो हमने पहला तरीका सीखा था ये वाला हाई स्कूल वाला तरीका, और इसमें दोनों में कोरिलेट करना है। देखो अगर एक्स की वैल्यू, देखो आपको जैसे यूनिक सोल्यूशन चाहिए, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी, यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी, ये थी A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। अब इसको अगर मैं सही करके लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर A1 B2 और इज नॉट इक्वल टू B1 A2, और इसको एक साइड ले तो A1 B2 माइनस B1 A2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो ये A1 B2 माइनस B1 A2 है क्या, A1 B2 माइनस B1 A2 है क्या, तो इसको जरा खोलो, डेल्टा को ओपन करो, A1 B2 माइनस B1 A2, मतलब ये जो जीरो नहीं होना चाहिए क्या है, एक्चुअली डेल्टा है, तो ये क्या है, ये तो डेल्टा है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो अगर हम क्रैमर इस वाले नए तरीके से देखें तो उसी के इक्विवेलेंट चीज़ है, तो डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो उसके बाद फिर क्या था आपका इनकंसिस्टेंट है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए क्या हो रहा, ये वाला रिजल्ट होल्ड कर रहा। तो इस वाले रिजल्ट से हम अगर निकालना चाहें तो यहाँ से तो आपको दिख रहा है कि अगर इसको सॉल्व करें A1 B2 माइनस B1 A2, यहाँ से दो चीज़ें निकलेंगी, A1 B2 माइनस B1 A2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, B1 C2 माइनस C, ये भी हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2 हो जाएगा। और ऐसे क्या हो जाएगा A1 C2, है ना, A1 C2 माइनस C1 A2, तो ये सब 0 हो गया कि नहीं हो गया। देखो और ये है क्या, आप देखो ये जो लिखा हुआ A1 ये तो डेल्टा है, ये डेल्टा है, ये डेल्टा के बराबर, ये क्या है B1 C2 वाला है, ये डेल्टा x है, और ये क्या है डेल्टा y है, समझे कि नहीं। तो हो क्या रहा कि अगर डेल्टा 0 हो जाए, डेल्टा x 0 हो जाए, डेल्टा y 0 हो जाए, तो इस डेल्टा वाली स्टाइल में
कि डेल्टा जीरो हो जाए, डेल्टा वाई जीरो हो जाए, डेल्टा एक्स जीरो हो जाए, सारे डेल्टा जीरो हो जाए तो क्या होगा, नो सोल्यूशन, सॉरी गलत बोल दिया, इन्फानाइट सोल्यूशन, क्योंकि इस केस से आया था ना। अगर सारे डेल्टा जीरो हो गए तो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपका यूनिक सोल्यूशन के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और अगर डेल्टा जीरो है और डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई भी जीरो हो गया तो आपका क्या मिल जाएगा, इन्फानाइट सोल्यूशन, है ना, इन्फानाइट सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, अब आप देखो ये नो सोल्यूशन वाला केस क्या कहता है, तो नो सोल्यूशन में ये चीज़ तो होल्ड कर रही है, इसको अगर हम बनाएं तो क्या हो जाएगा, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, तो ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू क्या होता है, डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू जीरो, और साथ में क्या हो रहा है कि ए वन सी टू माइनस सी वन ए टू, तो ए वन सी टू माइनस सी वन ए टू क्या हो जाए, ए वन सी टू माइनस सी वन ए टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा वाई। ऐसे डेल्टा एक्स, तो क्या है कि अगर डेल्टा जीरो हो जाए और डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई एट लीस्ट वन उसमें क्या नॉन जीरो हो जाए तो क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड एट लीस्ट एक कोई नॉन जीरो हो जाए, एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये पुराना जो हाई स्कूल वाला तरीका था इसमें दोनों में कोरिलेट करके एक नया तरीका बनाया हम लोगों ने, और ये कहलाता है डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, अब हमने जैसे टू वेरिएबल के इक्वेशन के लिए कर लिया, ऐसी सिमिलर कहानी थ्री के लिए होगा और आपका होमोजीनियस के लिए भी ऐसा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो ध्यान से, नेचर अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिख दिया। तो हमारे पास क्या ये दो इक्वेशन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू, है ना। नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो हम डेल्टा लिखना सिखा दे, डेल्टा कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट लिख दो फटाफट, ए वन बी वन ए टू बी टू। डेल्टा एक्स लिखना है तो पहले एक्स वाले कॉलम को किससे रिप्लेस कर दो, सी वन सी टू से, कर दिया। डेल्टा वाई लिखना है तो वाई वाले कॉलम ये है, बी वन बी टू को रिप्लेस कर दो सी वन सी टू से, बन गया। तो डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई आ गया। फिर हमने क्या सीखा था, नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, दो चीजें, अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा, और अगर डेल्टा जीरो हो गया तो यहाँ दो बातें होंगी। तो पहले डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो क्या होगा, एक्स की वैल्यू लिखेंगे डेल्टा एक्स अपान डेल्टा, वाई की वैल्यू डेल्टा वाई अपान डेल्टा, जेड की वैल्यू डेल्टा जेड अपान डेल्टा। अब यहाँ पे एक्चुअली ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये आगे देखेंगे तीन वेरिएबल वाले में। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स अपान डेल्टा, वाई की वैल्यू डेल्टा वाई अपान डेल्टा, तो ये टर्म नहीं रहेगा। ओके, देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सोल्यूशन। और ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। अगर हम फोटो बनाए तो कैसा लाइन बन रही थी, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे थी, एक ये लाइन थी एक ऐसे लाइन थी, तो देखो यूनिक सोल्यूशन आ गया। अब अगर डेल्टा जीरो हो जाए तो यहाँ पे फिर दो चीज़ें हो सकती है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों जीरो हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको याद है इन्फानाइट सोल्यूशन आया था। और कॉन्सिडेंट लाइन अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो कॉन्सिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, और ऐसे तीसरा केस क्या था कि अगर एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई नॉन जीरो हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होता था, नो सोल्यूशन आता था, सिस्टम इनकंसिस्टेंट। अगर एट लीस्ट वन सोल्यूशन है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर नो सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन नहीं, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। और नो सोल्यूशन कब होता है, जब पैरेलल लाइन होती है अलग अलग। ठीक है, ये पैरेलल लाइन हो गई। तो ये आप याद रखोगे, अगर ये चीज़ समझ आ गई। सिमिलर कॉन्सेप्ट क्या है आपका थ्री वेरिएबल वाली लाइन के लिए भी ऐसा ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर टू वेरिएबल वाला समझ आ गया तो आपको थ्री वेरिएबल वाला भी समझ आएगा। देखो कैसे, तीन वेरिएबल में लाइन है, कैसे, सॉरी ये लाइन इनको नहीं बोलेंगे, ये तीन वेरिएबल में होता है तो प्लेन बन जाता है। ठीक है, जैसे टू वेरिएबल में कोई लीनियर इक्वेशन लिखी तो लाइन को रिप्रेजेंट करती है ग्राफिकली, और तीन वेरिएबल में अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है ना लीनियर इक्वेशन, तो वो क्या है, प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, थ्री डायमेंशनल प्लेन में। तो ये ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन है, और दूसरा क्या ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू है, तीसरा ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री है। तो यहाँ पे देखो सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा। डेल्टा कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट पहली रो में, दूसरी इक्वेशन के दूसरी रो में, तीसरी इक्वेशन के तीसरी रो में लिख दिया। डेल्टा एक्स लिखना है तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्मों को किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट वाले कॉलम से। तो यहाँ पे डेल्टा में क्या करेंगे, ए वन ए टू ए थ्री को रिप्लेस कर देंगे डी वन डी टू डी थ्री से, रिप्लेस कर दिया, बाकी वैसे ही छाप दो। डेल्टा वाई लिखना है तो क्या करेंगे,
आप y वाले कोफिशिएंट क्या है b1 b2 b3, तो b1 b2 b3 को किससे रिप्लेस कर दोगे, d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दिया। डेल्टा z लिखना है तो क्या करोगे, आपको c1 c2 c3 को किससे रिप्लेस कर देना है, d1 d2 d3, बाकी के जो रो कॉलम लिखे वही बाकी कॉलम वैसे लिखा रहने दो। आ गई बात समझ में। तो डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड लिखना बिल्कुल आसान काम है। फिर हम लोगों ने पीछे देखा था वैसे ही काम करेंगे। देखो नेचर ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या था, दो चीजें। सबसे पहले क्या था, एक केस बना था डेल्टा की वैल्यू जीरो ना हो। जब डेल्टा जीरो नहीं था क्या था, यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन लिखते कैसे हैं, एक्स इजिकल टू डेल्टा एक्स अपान डेल्टा, वाई इजिकल टू डेल्टा वाई अपान डेल्टा, जेड इजिकल टू डेल्टा जेड अपान डेल्टा। तो ये यूनिक सोल्यूशन होगा। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सोल्यूशन, प्लेन इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। जैसे मैं बगल में एक फोटो बना हुआ, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जैसे एक देखो तीन कलर के प्लेन अलग बने, तो ये कॉमन पॉइंट मिल रहा जो कि तीनों प्लेन में लाई करता है, इकलौता पॉइंट है जो तीनों प्लेन में कॉमन है। तो इस सिचुएशन में आपको यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। इस फोटो को देख के समझ आना चाहिए, कॉर्नर देखो, यही इकलौता पॉइंट जो तीनों में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो पे यूनिक सोल्यूशन मिल गया। अगर डेल्टा जीरो हो गया, डेल्टा जीरो हो गया तो फिर यहाँ दो बातें होंगी। पहली बात क्या है कि डेल्टा एक्स भी जीरो हो जाए, डेल्टा वाई भी जीरो हो जाए, डेल्टा जेड भी जीरो हो जाए, मतलब सारे डेल्टा जीरो हो गए। तो जैसे ही सारे डेल्टा जीरो हो गए तो क्या हो गया, इन्फानाइट सोल्यूशन सिस्टम। जैसे वहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जीरो था, डेल्टा भी जीरो था, इन्फानाइट मिले, तो यहाँ पे तीनों हो गए जीरो। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, हैव इन्फानाइटली मेनी सोल्यूशंस। क्लियर है, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इन्फानाइट सोल्यूशन। तो इन्फानाइट सोल्यूशन कैसे कैसे मिल सकते हैं, तो क्या होता है कि प्लेन इंटरसेक्ट अलोंग ए कॉमन लाइन और कोइंसिडेंट प्लेन। तो इन्फानाइट सोल्यूशन का मतलब देखो यहाँ पे पहली बात तो ये जो इक्वेशन है क्या है, प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे हमने प्लेन बनाया था, देखो यहाँ पे एक तीन प्लेन बने हुए, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो एक पहला प्लेन देखो एक कलर का, फिर दूसरा एक प्लेन है इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जब तीसरा वाला जो प्लेन है ये वाला भी इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा। अब इस लाइन के ऊपर तो इन्फानाइट पॉइंट होंगे। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम की दो दीवार हैं, कॉर्नर एज पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही, एक तीसरी दीवार भी आप उसी एज से पास करा दो तो क्या हो जाएगा, उस लाइन पे इन्फानाइट पॉइंट होंगे जो तीनों क्या होंगे, तीनों प्लेन पास करेंगे। तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही। एक तीसरा ये भी हो सकता है एक तरीका कि तीनों प्लेन क्या एक के ऊपर एक प्लेन चिपक जाए, तो उस सिचुएशन में तीनों प्लेन पे इन्फानाइट पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, तो इन्फानाइट सोल्यूशन वाली सिचुएशन ये बनेगी। देखो यहाँ पे तीनों कलर के प्लेन एक ही में चिपका दिया है ना, एक ही में चिपका दिया, तो ये इन्फानाइट सोल्यूशन हो गए। दूसरा क्या होगा, अगर एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड एट लीस्ट वन नॉन जीरो हो जाए तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, हैव नो सोल्यूशन। समझ आ गया, तो नो सोल्यूशन होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, याद रखना है, नोट में इधर लिखा हुआ देखो, क्योंकि जैसे मैंने ये बताया इन्फानाइट सोल्यूशन वाला केस बताया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा जीरो है और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ये डेल्टा जेड है, सॉरी ये डेल्टा जेड, तो डेल्टा जीरो है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जीरो है। तो हमने कहा कि इन्फानाइट सोल्यूशन है, तो इसका ये मतलब नहीं कि जब ये डेल्टा जीरो हो, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जीरो हो तो इन्फानाइट सोल्यूशन ही होंगे, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। हम ऐसा बोल सकते, अगर ये बात पहले से पता है कि इन्फानाइट सोल्यूशन है तो इस बात की श्योरिटी है कि सारे डेल्टा जीरो हैं। लेकिन अगर सारे डेल्टा जीरो हैं, मतलब सारे डेल्टा का मतलब डेल्टा भी जीरो, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी जीरो, तो जरूरी नहीं कि इन्फानाइट सोल्यूशन हो। एक दूसरा केस भी हो सकता है और वो केस होता है ये पैरेलल प्लेन। अगर तीनों प्लेन पैरेलल प्लेन हो गए तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जीरो होगा, डेल्टा भी जीरो तो रहेगा ही। और इस सिचुएशन में क्या होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। फोटो यहाँ पे बना हुआ है, देखो ये तीनों पैरेलल प्लेन हैं और पैरेलल प्लेन के केस में क्या होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेल्टा सब जीरो होगा, लेकिन इसमें तीनों प्लेन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो नो सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, हैव नो सोल्यूशन, है ना, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो पैरेलल प्लेन वाला केस आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, क्लियर है। तो इस प्लेन मतलब पैरेलल प्लेन वाले केस को अलग से चेक करेंगे, जब भी इक्वेशन होंगी हम इसको जीरो कराएंगे, फिर अननोन पैरामीटर जो आएंगे उसको ओरिजिनल तीनों इक्वेशन में डाल देंगे, फिर हम देखेंगे कि पैरेलल प्लेन कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या होगा, तो पैरेलल प्लेन पहचानने के लिए क्या करेंगे, जो भी तीनों इक्वेशन हैं उसमें x के कोएफिशिएंट तीनों में सेम कर सकते हैं, y के कोएफिशिएंट तीनों में सेम कर सकते हैं, z के कोएफिशिएंट तीनों में क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक प्लेन है।
दूसरा है 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इक्वल टू 0 है। तीसरा क्या मान लिया हमने 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 0। अब देखो ये तीनों प्लेन क्या हैं, पैरेलल प्लेन है। कैसे, इसको अगर हम सही से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस 7/2 इक्वल टू 0। और इसको भी हम 3 से डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5/2 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं, देखो x प्लस वाई प्लस जेड समथिंग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड समथिंग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड समथिंग, बस कांस्टेंट टर्म अलग अलग है, बाकी एक्स वाई जेड वाले सेम हो गए। ठीक है, एक्स वाई एक तीनों में x का कॉफिशिएंट सेम, y का सेम है, z का सेम है। तो अगर ऐसे हम कर पा रहे हैं, चेक कर ले, हम लोग पहचान लेंगे, चेक कर लेंगे, तो उस सिचुएशन में सारे डेल्टा 0 होंगे लेकिन नो सोल्यूशन होगा, तो वो देखना पड़ेगा। अगर कॉफिशिएंट अलग अलग आ रहे हैं तो फिर अगर फिर भी डेल्टा सारे 0 हैं तो इसका मतलब इन्फिनाइट सोल्यूशन वाला केस है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस में क्या होता है, इससे पहले यहाँ पे क्या था, 0 0 0 हो गया, जो d1 d2 जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3 ऐसे हो गया 0। अब यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि d1 इक्वल टू 0 हो गया, d2 की वैल्यू 0 हो गई और d3 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई प्रीवियस से। तो हम यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, डेल्टा। डेल्टा लिखा, डेल्टा तो आपको लिखना आता है क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड यहाँ पे जब लिखेंगे तो देखो क्या हो रहा है, d1 d2 d3 0 है, तो जैसे डेल्टा एक्स लिखेंगे तो पहले कॉलम को क्या डालेंगे, a1 a2 a3 की जगह डालेंगे 0 0 0। और जैसे किसी डिटरमिनेंट का सारे एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए इसमें तो दिख रहा है डेल्टा एक्स 0, डेल्टा वाई 0, डेल्टा जेड 0 पहले ही हो गया, आपको करने की जरूरत हो ही गया, क्योंकि d1 d2 d3 0 है। तो यहाँ पे अब दो चीज़ें हो रही, दो केस लेंगे हम लोग, नेचर ऑफ सोल्यूशन में दो चीज़ें होंगी। एक तो पहला क्या, डेल्टा 0 ना हो, अगर डेल्टा 0 हो जाए, अगर डेल्टा 0 नहीं होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हम लोग सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, एक्स इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा एक्स अपान डेल्टा, वाई की वैल्यू लिखेंगे डेल्टा वाई अपान डेल्टा, और जेड की वैल्यू क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड अपान डेल्टा। अब देखो डेल्टा 0 नहीं है और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0, तो 0 अपान समथिंग 0 अपान समथिंग 0 अपान समथिंग क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 अपान नॉन 0, तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। और ये जो सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन है, डेल्टा अगर 0 नहीं है, यूनिक सोल्यूशन आया 0 0 0। और ये जो सोल्यूशन ये क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन है और यूनिक सोल्यूशन कहलाएंगे, या इसी को बोलते हैं हम लोग ट्राइवियल सोल्यूशन। क्या कहते हैं, इसका नया वर्ड है। तो अगर किसी सिस्टम का होमोजीनियस सिस्टम है और उसका एक सोल्यूशन क्या है, 0 0 0 है, तो वो कहलाता है ट्राइवियल सोल्यूशन। ठीक है, और ये जो तीनों प्लेन है ऑरिजिन से पास होंगे और तीनों प्लेन ऑरिजिन पास हो रहे हैं और इंटरसेक्शन ऐसा हो रहा कि सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, तो इसलिए क्या है, ये यूनिक सोल्यूशन है। तो एक तरीके से यूनिक सोल्यूशन वाला ही केस है ट्राइवल सोल्यूशन, बस ये होमोजीनियस सिस्टम हो गया, तो हमारा सोल्यूशन 0 0 हो गया। क्लियर, तीनों 0 0 हो गए। अगर आपका डेल्टा 0 नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, तो अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो यहाँ पे हम फिर अगर दो सिचुएशन सोचे कि सारे डेल्टा 0 नहीं है, तो सॉरी डेल्टा 0 हो गया, सॉरी मतलब पहले डेल्टा 0 नहीं था, अब यहाँ पे अगर डेल्टा 0 हो गया तो यहाँ दो केस करें कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0 हो जाए, या फिर एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड नॉन 0 हो जाए। लेकिन वो वाला केस तो यहाँ होगा ही नहीं, सब पहले ही सब 0 बैठे हैं। तो डेल्टा 0 डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0 है, सब जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी, तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसकी जरूरत है नहीं। बट डेल्टा अगर 0 हुआ तो क्या हो रहा था, सारे डेल्टा भी 0 हो रहे हैं, डेल्टा 0 हो रहा था, क्या हो रहा था, इन्फानाइट सोल्यूशन। और इन्फानाइट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और क्या होंगे, इन्फानाइट सोल्यूशन होंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा, जब इन्फानाइट सोल्यूशन होंगे तो प्लेन कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्लेन एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास हो रहे हैं, वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑरिजिन से भी पास हो रही है, तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। और इसका एक दूसरा नाम होता है, ठीक है, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। तो जब प्लेन कुछ ऐसे पास होगा, सपोज ये प्लेन ऐसे बना दिया है ना, देखो ऐसे हो गया, और दूसरा मान लेते ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया है ना, और तीसरा ये आपका एक ऐसे बना दिया है ना, ये हो गया। तो देखो ये तीनों यहाँ पे मान लेते हैं ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है आपका, तो ऑरिजिन देखो यहाँ से ये पास हो रहे हैं, ऑरिजिन है तो 0 0 0 तो रहेगा ही, 0 0 0 तो रहना ही है, तो यहाँ 0 0 तो रहेगा, उसके अलावा नॉन जीरो सोल्यूशन भी रहेंगे। देखो लाइन के ऊपर बहुत सारे इन्फिनाइट पॉइंट होंगे, तो अदर नॉन जीरो सोल्यूशन भी रहेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है
कि नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है, या कभी कभी बोल देता है नॉन ट्राइवल एज वेल एज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, या नॉन जीरो सोल्यूशन बोल देता है। अगर होमोजीनियस सिस्टम है और क्वेश्चन में कहा गया नॉन ट्राइवल नॉन जीरो सोल्यूशन है, तो इसका मतलब वो डेल्टा, ये नॉन ट्राइवल वाले की बात कर रहा है, इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू जीरो आपको करना है। तो इसमें दो ही केस बनेंगे, अगर कहा जाए ट्राइवल सोल्यूशन तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, अगर कहा जाए नॉन ट्राइवल सोल्यूशन तो डेल्टा इक्वल टू जीरो। एकदम सिंपल सा बात है, ठीक है। तो इस केस में दो ही बातें याद रखना, डेल्टा या तो जीरो नहीं हो गया तो डेल्टा जीरो, डेल्टा जीरो नहीं हुआ तो ट्राइवल सोल्यूशन, डेल्टा जीरो हो गया तो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, ठीक है। नॉन ट्राइवल सोल्यूशन कई सारे नाम है, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी उसको बोल सकते हैं इन केस ऑफ होमोजीनियस, और नॉन ट्राइवल सोल्यूशन का दूसरा नॉन जीरो भी सोल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। और इस नॉन ट्राइवल सोल्यूशन के अंदर जीरो 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 वाला सोल्यूशन भी रहेगा, क्योंकि देखो ऑरिजिन से पास हो रहा है, बाकी और है। और इस सिचुएशन में आपका फोटो ऐसे बन रहा, पता चला ये प्लेन है तो बस एक ही कॉमन पॉइंट हो रहा है ना, ये एक पॉइंट जीरो जीरो पास हो रहा है, बाकी कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो रहा है। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 5 एंड ए क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 × 2 का, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इफ बी इज इक्वल टू ए प्लस ए की पावर 4 देन डिटर्मिनेंट बी, बी की डिटर्मिनेंट वैल्यू बनाना है, बताना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, पहले बी का जो बी डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो बी मैट्रिक्स पहले निकालो, बी मैट्रिक्स क्या है, ए प्लस ए की पावर 4 है, तो पहले ए की पावर 4 निकालते हैं। और ए की पावर 4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, ए को ए से, ए स्क्वायर। तो ए दे रखा तो पहले हम करते हैं ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करेंगे, ठीक है, ए इंटू ए कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉस थीटा और मल्टीप्लिकेशन, ये तो आपको आता है, क्या करेंगे, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, मैट्रिक्स में रो बाई कॉलम ही होता है। ये हो जाएगा साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा फिर से वही लिखना है, ये है ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, है ना, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो ये रो और ये कॉलम, देखो तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये आ गया। उसके बाद ये जाएगा तो कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो सीधे 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। इधर देखो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका -2 साइन थीटा कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे देखो ये माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा का हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये आ गया। तो इसको ध्यान से देखो तो क्या बन गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। और यहाँ पे क्या है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। यहाँ पे बन जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। अब देखो जरा इसको, ए और ये आपका ए स्क्वायर, दोनों में देखो क्या रिलेशन, देखो यहाँ पे कॉस 2 थीटा हो गया, यहाँ साइन 2 थीटा हो गया, यहाँ माइनस साइन 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा, मतलब सेम पैटर्न है। तो बस क्या हो रहा है कि थीटा डबल हो गया, यहाँ पे 2 पावर लगाए तो थीटा 2 थीटा होगा, बाकी साइन कॉस जो जहाँ जो साइन है सब वही है। तो इस पैटर्न को देखते हुए मैं डायरेक्ट ए की पावर 4 लिख सकता हूँ। ए की पावर 4 लिखना है तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करेंगे सीधे, और इसको करेंगे तो ये फिर से डबल हो जाएगा, तो आपका ये ए की पावर 4 क्या आ जाएगा, कॉस 4 थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन 4 थीटा आ जाएगा सीधे, और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन 4 थीटा, और ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा। आप दोबारा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ गया आपको इस पैटर्न को देख के। ए की पावर 4 हमें चाहिए क्या, बी, ए प्लस ए की पावर 4। तो देखो यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो क्या है, ए प्लस ए की पावर 4 है। तो एक तरीके से ये बन जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जब इसको ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स का एडिशन आपको पता, करेस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट ऐड होंगे। तो ये पहला कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन 4 थीटा, साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 4 थीटा, तो माइनस कॉमन ले लो, साइन थीटा और प्लस साइन 4 थीटा हो गया। और इसके बाद ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा कॉस 4 थीटा, कॉस थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा, ये बन गया हमारा बी। दिस इम्प्लाइज बी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका, बस इसमें डिटर्मिनेंट लगा देंगे,
तो सीधे दिस प्रोडक्ट माइनस दिस कर लेते हैं सीधे सीधे, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर हो गया, माइनस साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा, माइनस में प्लस हो जाएगा सीधे। तो ये मैंने ऐसे लिख लिया साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा का स्क्वायर हो गया सीधे। अब सीधे यहाँ पे लिखते हैं बी का डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो इसको खोल देते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 4 थीटा, और प्लस 2 ये भी होता 2 कॉस थीटा इंटू कॉस 4 थीटा हो गया। ऐसे साइन वाले को खोलो, साइन थीटा साइन 4 थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू साइन 4 थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बना देगा 1 बना देगा। ऐसे कॉस स्क्वायर तो 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा मिलकर क्या बना देगा 1 बना देगा, और बचा ये बचा और यहाँ पे ये बचा ये, तो इसको एक साथ करो तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आएगा कॉस 4 थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से इसको, तो ये 1 1 2 हो गया 2 प्लस 2, और इसको ध्यान से देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी, तो ये बन गया हमारा कॉस ए माइनस बी मतलब 4 थीटा माइनस थीटा मतलब 3 थीटा। तो यहाँ से आ गया 2 प्लस 2 कॉस 3 थीटा, तो ये आपको डिटरमिनेंट बी की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस 2 कॉस 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पाई बाई 5 है, तो इस रिजल्ट को सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 प्लस थीटा की वैल्यू डाल देते हैं तो 2 कॉस 3 और थीटा की वैल्यू पाई बाई 5 डालो जरा 3 पाई बाई 5। अब इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखो 3 पाई बाई 5 की वैल्यू क्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 5 का मतलब हो गया आपका 180 डिवाइड बाई कितना 5, तो ये हो जाएगा 5 3 15 3 18 5 36 आ गया है ना, 5 3 15 3 18 5 का 36 आ गया, और हमें चाहिए 3 टाइम्स इसका, तो इसका 3 टाइम्स चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 कर दो तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 छंग 18 और 3 त्रिक 9 1 10 108, तो ये 103 पाई बाई 5 की वैल्यू आएगी 108, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस 108 डिग्री। अब इसको बढ़िया से लिख सकते हैं 2 प्लस, देखो ध्यान से इसको लिख सकते हैं 2, और कॉस को लिखो 108 को लिखो 90 प्लस 18 डिग्री, 90 प्लस 18 लिख सकते हैं, तो 90 10 108 हो गया। और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू बन जाएगी सीधे 2 माइनस 2 साइन 18 डिग्री बन गया है ना, 2 माइनस 2 साइन 18 डिग्री। अच्छा 2 माइनस 2 और साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्या होता है √5 माइनस 1/4, तो इसकी वैल्यू डाल दो √5 माइनस 1/4 है ना, तो ये आ जाएगा आपका, देखो क्या आ गया 2 माइनस ये हो जाएगा √5 माइनस 1/2, तो √5 माइनस 1/2 आ गया, इसको सही करो तो 2 दूनी 4 हो गया है ना, इसको अगर हम लिखना चाहें 2 दूनी तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस √5 माइनस माइनस प्लस 1 बाई कितना हो गया 2, तो हो गया 4 प्लस 1 5 माइनस √5 डिवाइड बाई 2, और 5 माइनस √5 डिवाइड बाई 2 इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसको चेक करो। तो ये जो है आपका वैल्यू आ रहा है, यहाँ लिख लेते हैं, देखो 5 माइनस √5 बड़ा अच्छा सा नंबर आ गया बाई 2। अच्छा 5 माइनस √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग कितनी होगी पता नहीं, अपान 2 करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1 पॉइंट समथिंग, और तो ये अब रफली कर रहे हैं 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, क्या आएगा जरूरत नहीं है, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, एग्जैक्ट 1 तो आ नहीं रहा, तो ये तो बेकार है 1 0 छोड़ो, 1 पॉइंट समथिंग है और 1 पॉइंट समथिंग लाइज इन 1,2, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझे कि नहीं। तो आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, बस रफली हमने कर लिया, ठीक। तो ये आ गया 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये इस इंटरवल में लाई करेगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ, देखो इफ डेल्टा इजिकल टू दिस वन x माइनस 2, ये दे रखा है डिटरमिनेंट दे रखा है ना,
और ये किसके बराबर है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है ना। तो देखो अब बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है तो क्या करना पड़ेगा, बी और सी निकालना पड़ेगा, इस डिटरमिनेंट को ओपन करना पड़ेगा। तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल टाइप का आएगा, उसके बाद कंपेयर करके कोफिशिएंट बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ अकेले डी पूछा जाता, अगर इसमें अकेले पूछा जाता डी की वैल्यू क्या होगी, तो आप इससे ओपन नहीं करते, आप क्या करते, एक्स की वैल्यू 0 डाल दो। अगर आपसे डी पूछा जाता तो एक्स की वैल्यू 0 डाल देते, तो राइट साइड में क्या हो जाए, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, दिस इक्वल टू दिस बराबर ही है वो खोलने के बाद, तो एक्स की वैल्यू 0 डाल देते तो इधर लेफ्ट में आता डी, सॉरी राइट में डी आ जाता, और लेफ्ट में एक्स की 0 डालते तो सिंपल सा नंबर का डिटरमिनेंट आता, सिंप्लीफाई कर लेते। लेकिन यहाँ पे बी और सी पूछा गया, बी और सी का समेशन पूछा गया, तो आपको निकालना पड़ेगा बी और सी। इसका एक ही तरीका, इसको सिंप्लीफाई किया जाए। अब सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्ट ओपन करेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े टर्म है, तो थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो देखो, तो यहाँ पे कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करने, C1 कॉलम को, C1 को रिप्लेस कर देते हैं किससे, C1 माइनस C2 एंड, और C2 वाले कॉलम को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C3 से। तो आपका ये डिटरमिनेंट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो C1 को रिप्लेस कर दिया C1 माइनस C2 से, C1 को रिप्लेस कर C1 माइनस C2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस एक्स, और ये हो जाएगा -2 + 3 + 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -x + 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 -2x, और ये 5 + 3 आ जाएगा, है ना। दूसरा वाला कॉलम क्या हो जाएगा, C2 को रिप्लेस कर C2 माइनस C1 से, सॉरी C2 माइनस C3 से करो, सॉरी C2 को रिप्लेस करो C2 माइनस C3 से, ओके गलती से लिखा गया। हाँ, C1 को रिप्लेस कर दिया C1 माइनस C2 से, एंड C2 को रिप्लेस कर दिया C2 माइनस C3 से। तो ये आ जाएगा आपका C2 माइनस C3 करेंगे तो 2x माइनस 3 माइनस 3x + 4, तो ये आ जाएगा -x + 1 यहाँ पे भी क्या आएगा, देखो -x + 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5x माइनस 10 माइनस 5x, और ये हो जाएगा 17 + 9 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, और लास्ट वाला ऐसे लिख लेते हैं 3x माइनस 4, और ये हो जाएगा 4x माइनस 5, और ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 17, 10x माइनस 17, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें फिर से क्या करते हैं, देखो आप क्या करो, फिर से पहली रो दिख रही, दूसरी रो दिख रही है ना। अगर हम क्या करें, C2 वाले कॉलम में माइनस कर देते हैं क्या, C1 को, है ना। C2 को रिप्लेस कर दें, C2 को रिप्लेस कर दें C2 माइनस C1 से। तो अगले स्टेप में C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C1 से। तो ये डिटरमिनेंट बड़ा सिंपल सा बन जाएगा, जस्ट थोड़ा आसान हो जाए, टर्म दिख जाए तब फिर करें। तो ये पहला टर्म x माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या है -x + 1, और ये आपका -2x + 3 है। और C2 को रिप्लेस किया C2 माइनस C1 से। तो देखो C2 माइनस C1 करेंगे -x + 1 माइनस आप -x सेम है तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। और ये करेंगे तो -5x + 9 -2x, तो हो जाएगा -+2x, तो ये हो जाएगा -3x, और ये 9 - 3 + 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, और लास्ट वाला ऐसे लिख लो 3x - 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4x - 5, और यहाँ पे हो जाएगा 10x - 17, है ना। बस ठीक है, अब इसे ओपन कर दो, अब छोटे टर्म हो गए, अब इसको ओपन कर देते हैं। तो इसे ओपन करेंगे, क्या लिखेंगे -x + 1, है ना। और ये हो जाएगा दिस कट दिस, तो क्या हो जाएगा दिस कट दिस कट दिस माइनस दिस, तो ये तो 0 होगा, -4x - 5, 4x - 5 इंटू का -3x + 6, -3x + 6 आ गया, ये टर्म आ गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, -0 हो जाएगा, फिर तो ख़त्म, 0 वाला कोई मतलब, +3x - 4। अब इसका करेंगे तो ये कट तो दिस -0, तो ये हो जाएगा -x + 1 एक फैक्टर, दूसरा हो जाएगा -3x + 6, -3x + 6 हो गया, ओके ये हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, देखो आपको ये दिख रहा है, ये आपका -3x + 6 दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 3x क्या है, एक मिनट, 3x - 4 है ना, 3x - 4 है। तो ये तो यहाँ -3x + 6 दोनों से कॉमन है, -3x + 6 एकदम बाहर निकाल लेते हैं, पहले इसको सही करते हैं। तो ये आ जाएगा आपको, देखो ये 4x - 5 है, और ये माइनस माइनस है तो इसमें अंदर डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका 4x - 5, और ये हो जाएगा x - 1 हो गया, प्लस
यहाँ पे हमने -3x+6 को बाहर निकाल लिया, तो ये क्या आ जाएगा 3x - 4, 3x - 4 और एक आ गया -x+1, x+1, तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक, इसको सिंप्लीफाई करो ज़रा। यहाँ पे देखो -x+1, यहाँ x-1, इसका माइनस बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा x-, अब x-1 दोनों जगह कॉमन है, तो x-1 बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा -3x+6 और x-1 अंदर क्या बचा 4x -5 और यहाँ बचा आपका x-1 बाहर आ गया, तो -3x और +4 आ गया। 4x - 3x कितना बचा, x बचा, -5 + 4 क्या बचा -1 बचा, तो ये बचा आपका x-1 और यहाँ पे क्या है ये आपका x-1 है ना, -3x+6, -3x+6 ये बचा आपका, ये आ गया। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो, देखो x-1 का होल स्क्वायर बन गया, तो x² + 1 - 2x हो गया। और दूसरा फैक्टर क्या है 3x और +6 है ना। अब इसको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद सीधे क्या आएगा देखो, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। अब देखो x² का ऑप्शन क्या दिख रहा है, यहाँ पे 12 दिख रहा है, वहाँ पे क्या दिख रहा है b, तो b की वैल्यू क्या दिख रही है 12, और c क्या है यहाँ पे x का ऑप्शन, यहाँ x का ऑप्शन क्या दिख रहा है -15, तो c की वैल्यू -15 दिख रही है, c की वैल्यू -15, तो b + c की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो b + c की वैल्यू आ जाएगी 12 और प्लस -15, तो क्या आ जाएगा -3, और ऑप्शन में तीसरा दिख रहा है -3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट ए दे रखा है, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2b1 b² + 1b 1b2, b क्या है पॉजिटिव नंबर है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a/b, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको। तो देखो ये पहले तो आप क्या करो, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइन खींच दो, सीधे डिटर्मिनेंट हो गया है ना, ये आ गया, सीधे ये आ गया, ये हो गया डिटर्मिनेंट है ना। अब इसको सीधे ओपन कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी, सीधे सीधे देखो पहले, तो ये इसको ओपन करोगे 2, ये कट, तो आपको हो जाएगा 2b² + 2 और -b² हो गया, -b हो गया, ये कट 2b - b, 2b - b हो गया, और +1 आ गया, और यहाँ से ये कट b² -b² -1, तो -b² -1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ये 2b² - b² + 2, और यहाँ से अगर 2b - b क्या आएगा, b आएगा, b × b क्या हो जाएगा -b² आ गया, और यहाँ से ये कट गया, 1 - 1 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो यहाँ से देखो 2b² और प्लस कितना हो जाएगा 4 और -b² -1, 2b² - b² क्या बचा b², 4 - 1 कितना बचा 3 बचा है ना, तो ये आ गया b² + 3। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई b² + 3। हमें क्या इसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो डिटर्मिनेंट a/, क्या है b है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो है b² + 3 / b इसकी, तो इसको ओपन कर दो, देखो क्या हो, b² b मतलब b आ गया, और 3/b आ गया, और b देखो क्या दे रखा है पॉजिटिव > 0, तो यहाँ पे b + 3/b है, तो क्या करो एक नंबर ये ले लो b और दूसरा 3/b लगा, और इसमें am > gm वाली प्रॉपर्टी लगा दो, am > gm क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि b पॉजिटिव नंबर है, तो b और 3/b दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो b + 3/b / 2 इज > क्या हो जाएगा, इसका gm लिखो b × 3/b, तो b से b उड़ गया, तो √3 बचा, तो b + 3/b इज > 2 √3। तो देखो b + 3/b की वैल्यू क्या है 2√3 के बराबर है या बड़ी है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3, और 2√3 कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ एक डिटरमिनेंट बड़ा सा दे रखा है, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ax - 12, देन a इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक काम आएगा, देखो राइट साइड में क्या लिखा हुआ है ax - 12 है ना, राइट में क्या लिखा है x - 12, और ये डिटरमिनेंट के बड़ा बड़ा अंदर लिखा हुआ सब कुछ है ना, तो देखो हमें सिर्फ a चाहिए, तो a चाहिए, तो देखो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू ax - 12 के बराबर ही है, तो एक तरीके से आइडेंटिटी है, तो इसमें हम x की कोई भी वैल्यू इधर डालें वही इधर डालें, तो ये आएगा रिजल्ट। अब यहाँ पे हमें a निकालना, तो अगर राइट साइड में देखो ax - 12 है, इसमें क्या करो पुट x = 1, अगर x की वैल्यू 1 डाल दें, तो राइट साइड में क्या बचेगा a × 1 - 12,
और एक्स की वैल्यू राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी डिटरमिनेंट के अंदर 1 डाल दो, सिंप्लीफाई कर लो तो बराबर आएगा। तो जैसे हम लोग इसमें 1 डालेंगे तो राइट साइड में क्या आ गया, ए इंटू 1 माइनस 12 आया। और यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको लिख लो आप। एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे, देखो सारे टर्म 1 डाल दो, 1 तो ये 2 आ गया, यहाँ 1 डालेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 1 डालेंगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 डालेंगे तो 2 3 5 -1 4 आ गया, यहाँ पे 1 डालेगा 3 आ गया, यहाँ पे 1 डाला तो 3 -3 0 आ गया, यहाँ पे 1 डालो तो 1 2 3 3 3 6 आ गया है ना। एक्स के लिए 1 डालो तो 2 -1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे 2 -1 1 आ गया। देखो ये बढ़िया तरीका। तो राइट साइड में a इंटू 1 मतलब a -12 आ गया। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व कर लो, इसको सीधे ओपन करो, तो इसकी वैल्यू सीधे ओपन कर दो तो 2 और ये हो जाएगा कट कट तो हो जाएगा 3 -0 है ना, -2 कर दिया, ये कट तो हो जाएगा 4 -0 और इसके बाद माइनस यहाँ पे प्लस क्या है -1 तो ये हो जाएगा कट दिस कट तो 4 माइनस 36 18 ये आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 3 - 3 दूनी 6 आ गया और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 4 -18 कितना हो गया -14 तो ये हो जाएगा +14 है ना। अब यहाँ से देखो कितना बचा 6 -8 कितना बचा 6 - 8 कितना बचा -2 और +14 तो कितना बचा 12 बचा। अब यहाँ से आपको देखो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 12 तो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा a - 12 तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी दिस इम्प्लाइज 12 को लेफ्ट में भेजो है ना, तो ये 12 के पास -12 को इधर भेज देंगे दूसरी साइड तो +12 आ जाएगा, तो आ जाएगा 12 12 24 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई सीधे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिख रहा है, ये देखो पहला ऑप्शन दिख रहा है 24, एकदम सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्या लिखा मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन एफ क्या है π/4 से π/4 π/2 टू आर डिफाइंड बाई एफ थीटा क्या दे रखा है -sin² थीटा लिखा हुआ है ना, -1 -sin² 1 दूसरी रो तीसरी रो लिखा हुआ है, और स्मॉल एम एंड कैपिटल एम मिनिमम वैल्यू एम है इसकी और मैक्सिमम वैल्यू क्या एम है, थीटा का रेंज दे रखा π/4 से π/2। देन ऑर्डर्ड पेयर स्मॉल एम कैपिटल एम इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस एफ थीटा को सिंप्लीफाई करेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू को है ना, उसके बाद फिर देखेंगे इस थीटा की इस रेंज के लिए और इसका मैं कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो सबसे पहला काम तो ये इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, ये पहली रो को अगर हम क्या करें इसमें लगा दें R1 को रिप्लेस कर दो किससे R1 + R2 से, तो इससे फ़ायदा क्या होगा देखो डिटरमिनेंट जो एफ थीटा है ये बढ़िया से बन जाएगा। R1 + R2 करेंगे देखो -sin² थीटा और प्लस -cos² थीटा, तो यहाँ आपको दिख जाएगा -sin² थीटा प्लस cos² थीटा हो जाएगा ना, ये हो गया। दूसरा ऐसे हो जाएगा -1 sin² थीटा, ये हो जाएगा -1 cos² थीटा प्लस करें सीधे, और यहाँ 1 + 1 हो गया, और बाकी दूसरी रो ऐसे लिखो -cos² थीटा और ये हो जाएगा आपका -1 cos² थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और तीसरा 12 10 -2 12 10 -2 ये हो गया। अब देखो ये आपको sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती सीधे, तो यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगी ये -1 हो गया सीधे, और ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो जाएगा, ये -1 और एक -1 तो -3 सीधे हो जाएगा। इसको मिला लो तो माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में sin² थीटा प्लस cos थीटा 1 हो गया, एक -1 एक -1 एक और -3 सीधे लिख रहे हैं, और यहाँ 1 1 2 आ गया, यहाँ पे हो जाएगा -cos² थीटा और यहाँ पे आ जाएगा -1 cos² थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया 1, और अगले स्टेप में 12 10 -2 12 10 -2 ठीक। अगले स्टेप में C1 को रिप्लेस कर दो किससे, C1 को रिप्लेस कर दो C1 - C2 से, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखो C1 को रिप्लेस करेंगे C1 - C2 तो -1 -3 +3 तो -1 + 3 मतलब 2 आ गया, और यहाँ पे देखो -cos² थीटा और ये +1 और प्लस cos पता कट जाएगा, cos² कट गया तो बचा क्या +1 बचा सीधे, और 12 - 10 कितना हो जाएगा 2 बचा, और यहाँ से क्या बचेगा -3, यहाँ बचा -1 cos² थीटा, और यहाँ पे क्या बचा 10 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 2 1 -2। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब इस डिटरमिनेंट को सीधे चाहो तो ओपन कर दो है ना, 2 1 -2, अच्छा यहाँ पे अब इसको ओपन कर दो ना, ठीक है इतना सिंप्लीफाई होगा काफ़ी है, अब इसको ओपन कर देते हैं,
तो ओपन करेंगे तो जगह नहीं, कहीं यहाँ पे कर लें, इस जगह पे कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इधर ओपन कर लेते हैं, एफ थीटा की वैल्यू हो जाएगी, इधर ओपन करते हैं 2, ये पहली रो के रेस्पेक्ट दिस कट ये हो जाएगा आपका 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा -10 हो गया है ना। यहाँ पे फिर -3 तो ये +3 हो जाएगा, और दिस कट तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट वन क्या है, +2 है, और ये इसको कट किया इसको, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 2 × दिस, तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया है ना। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ से आ गया आपका 2 और -10 कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -10 है, और -8 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, बाहर 2 था, और यहाँ पे आपका 2 दूनी 4 3 12 -12 हो गया, और यहाँ आप देखो ज़रा 10 2 12 12 दूनी 24, तो 24 हो गया, 10 2 12 12 दूनी 24, और प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखो 2 दूनी 4 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ 4 cos स्क्वायर 8 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सीधे, है ना। और यहाँ देखो 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस का 16 हो गया, माइनस का 12 हो गया, और प्लस 24 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करो तो 8 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 12 कितना हो गया, 12 और 6 2 8 28 कितना हो गया 6 2 8 1 1 2, -28 + 24 कितना हो गया -4 हो गया, है ना। अब यहाँ से हम लोग 4, आपको यहाँ पे जो एफ थीटा की वैल्यू आई है, तो एफ थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं साफ साफ, एफ थीटा की जो वैल्यू आई कितनी आ गई 4 कॉमन ले लो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आया है ना, ये आ गया। इसको फर्दर लिख सकते हैं 4, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होती है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है cos 2 थीटा, है ना। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग cos 2 थीटा, तो ये आ जाएगा आपका एफ थीटा, बड़ा अच्छा सा आ गया। एफ थीटा की जो वैल्यू आई 4 × cos 2 थीटा। अब देखो थीटा का रेंज ये दे रखा है ना, तो थीटा की रेंज क्या दे रखी है, थीटा दे रखा है आपका π/4 से π/2, इस रेंज में लेना है। तो आपका 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 π/4 मतलब π/2 हो गया, और यहाँ से 2 π/2 तो पाई हो गया। अब देखो 2 थीटा की वैल्यू π/2 से पाई रहेगी, तो हमें cos 2 थीटा का इसका हमें लीस्ट और ग्रेटेस्ट चाहिए। तो इस इंटरवल में अगर हमें cos का फोटो बना ले, तो cos 2 थीटा का फोटो बना रहा हूँ, तो ये cos 2 थीटा का फोटो ऐसे बना लेते हैं ना, ये हो गया, तो ये हो गया π/2, और ये हो जाएगा आपका पाई, ठीक। देखो ये cos 2 थीटा का रेंज है, देखो आपको दिखाई पड़ रहा है। तो 4 cos 2 थीटा की देखो हम मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, अगर ये 2 थीटा की वैल्यू π/2 डाल दे तो ये 0 हो जाएगा। तो एफ थीटा जो मैक्स है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 होगी। मिनिमम वैल्यू क्या, अगर हम 2 थीटा की वैल्यू पाई डाल दें तो ये क्या हो जाएगा -1 और -4, और एफ थीटा मिन की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी स्मॉल m है, तो ये -4 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0 हो गया। तो देखो इसका रेंज क्या हो जाएगा, मतलब आपका m की वैल्यू -4 और (0) हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ़ ए दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है फॉर थीटा बिलोंग्स टू 3π/4 से 5π/4, है ना। डिटर्मिनेंट ए लाइज इन द इंटरवल। तो आपको इसमें बताना जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी। तो सबसे पहला काम यही है कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसे ओपन कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट बना लो। तो ये लाइन खींचा, ये लाइन खींचा। अब देखो सीधे ओपन कर दो, खत्म। ओपन करो सीधे, सिंपल सा है एकदम। दिस कट तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और उसके बाद फिर माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर देखो ये कट तो माइनस साइन थीटा और माइनस प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ प्लस साइन थीटा। उसके बाद फिर +1, और यहाँ से ये कट तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे -1 +1 हो गया। अच्छा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो गया 0, तो ये वाला तो टर्म 0 हो गया, ये 0 हो गया सीधे, है ना, ये इक्वल टू 0 हो गया। 1 + साइन स्क्वायर थीटा बचा 1 + साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2,
और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सिंपल सा आ गया देखो। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप सही से लिखो 2 प्लस, अच्छा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस में बदल लो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस कॉस 2 थीटा आ गया। तो ये हमारा क्या है डिटर्मिनेंट ए, और जो कि थीटा पे डिपेंड करता है। अब हमें इसका निकालना है क्या रेंज। तो देखो यहाँ पे थीटा की रेंज क्या है आपको दिख रही है, थीटा की रेंज क्या दिख रही है, थीटा की रेंज दिख रही है आपको 3π/4 से 5π/4 है ना। तो ये बताओ 2 थीटा की रेंज क्या हो जाएगी, 2 थीटा करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3π/2, अपान कितना हो जाएगा 2 से करेंगे तो 5π/2 हो जाएगा। अब हमें चाहिए 3 माइनस कॉस 2 थीटा की रेंज। तो देखो कॉस 2 थीटा की रेंज क्या होगी, अब इसका ग्राफ बनाओ देखो ध्यान से। अगर हम कॉस 2 थीटा का ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे ऐसे, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका π/2, तो ये हो जाएगा आपका π/2, ये हो जाएगा पाई, ये 2π/2, ये मतलब 3π/2 है ना, और ये कितना हो जाएगा 4π मतलब 2π, 4π/2 मतलब 2π, ये क्या हो जाएगा 5π/2। ठीक है, तो हमारा जो 2 थीटा है, हम 2 थीटा में कॉस 2 थीटा का फोटो बनाया है, तो 2 थीटा की रेंज आपको दिखाई पड़ रही है इस इंटरवल में है। तो इस इंटरवल में हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे मिल रही 2π पे। तो जब कॉस 2 थीटा अपनी हाईएस्ट वैल्यू लेगा तो 3 माइनस कॉस 2 थीटा लोवेस्ट वैल्यू लेगा, और जब कॉस 2 थीटा लोवेस्ट वैल्यू लेगा तो 3 माइनस कॉस हाईएस्ट वैल्यू लेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कॉस 2 थीटा की रेंज क्या है 0 से 1 दिख रही है। तो कॉस 2 थीटा की रेंज, कॉस 2 थीटा की रेंज क्या दिख रही है 0 से हाईएस्ट 1 आ जाएगी है ना, 1 दिख रही। तो ये बताओ डिटर्मिनेंट ए की रेंज क्या हो जाएगी। तो अगर हम ये क्या डाल दें, इसकी क्या डाल दें कॉस 2 थीटा की लोवेस्ट वैल्यू डाल दें, 0 डाल देते हैं, कॉस 2 थीटा 0 ले लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट की हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी 3। और अगर हम कॉस 2 थीटा की हाईएस्ट वैल्यू 1 डाल देते तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2, तो इसकी लोवेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा डिटर्मिनेंट है क्या 2 से 3 के बीच में लाई करेगा है ना, और ये हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जा रही है आपकी, ये हो जाएगा 2 से 3 के बीच में लाई करेगा सीधा सा। तो डिटर्मिनेंट ए 0 से, और यहाँ पे देखो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे लाई करे 2π पे, तो 2π पे क्या हो जाता है 1 हो जाता है जी। ये वैल्यू ले सकते हैं 3π/2, और 5π/2 को नहीं लेना, ये बॉर्डर वाली वैल्यू है। तो यहाँ 0 एग्जैक्ट ले नहीं सकते हैं, 0 के क्लोजेस्ट वैल्यू लेंगे, लेकिन ये वहाँ पे 2π पे 1 ये बीच में है, ये ले सकते हैं, तो 1 आ गया है ना। तो यहाँ पे आपका देखो जब 1 एग्जैक्ट ले सकते हैं ना, क्योंकि 2π बीच में बढ़ रहा, तो 1 एग्जैक्ट आ सकता है। तो 3 - 2 ये 2 वाली वैल्यू ले सकते हैं, 3 नहीं आएगा, अप टू 3 आएगा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट ए का रेंज आया क्या आया, डिटर्मिनेंट ए का जो रेंज आया है वो किस बिलोंग कर रहा है 2 से 3 वाले इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। अब ऑप्शन में ढूंढो कोई जल्दी से। देखो पहला ऑप्शन 1 से 5/2, ये फालतू। ये देखो लास्ट वाला देखो क्या लिखा हो 3/2 से 3। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देखो 3/2, एक तरीके से ये क्या है जो आया है आंसर, ये क्या इसका सब क्या है, इसका सबसेट ही तो है। 3/2 से 3 कहा गया, और यहाँ 2 से 3, तो ये वाला इंटरवल उसके अंदर ही पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पक्का इस इंटरवल को बिलोंग करेगी, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या, इफ डिस्क ये दे रखा है आपका डी है ना, एक डिटरमिनेंट दे रखा है 1 1 1 1 प्लस ये दे रखा है, और ये x नॉट इक्वल टू 0 y नॉट इक्वल टू 0 देन डी इज। तो सीधे इसको ओपन कर दो है ना, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अगर ओपन करेंगे तो प्रॉपर्टी लगाने की सीधे ओपन कर दो, सिंपल सा एक्सप्रेशन है। 1 हो गया, ये कट हो जाएगा, तो 1 + x इंटू 1 + y माइनस क्या हो गया 1 हो गया। देखो लगा देते हैं थोड़ा और आसान हो जाए ना। क्या करो, इसको इसको C2 को रिप्लेस कर दो, C2 कॉलम को C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C3 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा D की वैल्यू डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, ये 1 1 1 रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 0, और ये 1 + x - 1 तो सिंपल x बचा, और यहाँ पे क्या बचा 1 - y बचा, और यहाँ पे क्या बचा 1 1
और ये 1 + y। तो एक प्रॉपर्टी लगा दिया, इस एक बार है ना ऑपरेशन लगा दिया तो थोड़ा आसान हो गया। अब इसको ओपन करो, अब आसानी से दिख जाएगा। 1 दिस कट तो क्या बचा है x 1 + y माइनस ऑफ -y मतलब +y हो गया। उसका दूसरा टर्म 0 फिर प्लस लास्ट वाला 1 और ये हो जाएगा दिस कट तो क्या हो जाएगा -y - x आ गया। अब देखो ये सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा आपका x + xy और ये हो जाएगा आपका y है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका x + xy और +y और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ये सीधे प्लस क्या -y और -x। अच्छा y से -y उड़ गया और x से क्या हो गया सीधे x उड़ गया, तो बचा क्या सिंपली xy बचा। तो जो डिटर्मिनेंट डी आया वो सिंपली xy आ गया और ये तो देखो x से डिवाइड भी हो जाएगा, y से डिवाइड हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है डिविजिबल बाय बोथ x एंड y, एकदम सत्य बात लिखी हुई। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ a क्या है ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² + 2bx + c इज नेगेटिव। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या नेगेटिव दे रखा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते हैं हम लोग। a पॉजिटिव और d इसका क्या हो जाएगा देखो 2b का होल स्क्वायर - 4ac। तो 4 × a × c की वैल्यू c, तो ये आ गया आपका 2 4, तो 4 कॉमन ले लो तो b² - ac। ये क्या दे रखा है नेगेटिव दे रखा, तो ये चीज़ नेगेटिव दे रखी है ना, ये गिवन है तो इसका हम यूज करेंगे आगे। अब उसके बाद कहा गया कि ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या है पॉजिटिव दिस एक्सप्रेशन नेगेटिव 0 क्या है। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक छोटा सा ऑपरेशन लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं देखो, इसमें R3 वाली रो को किससे रिप्लेस कर दो, R3 को रिप्लेस करो R3। अब देखो यहाँ पे AX है तो क्या करेंगे R3 + XR1 लिखो और क्या करो एक मिनट -XR1 करते हैं ना, -XR1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -AX कट जाएगा ये ना, और माइनस क्या कर दो सीधे -XR1 और -R2 ये कर दो आप, ठीक है ये हो जाएगा है ना, ये बढ़िया। R3 को रिप्लेस करना है R3 - XR1 - R2 से। तो ये डिटरमिनेंट देखो कैसा बन जाएगा। पहली रो को चुपचाप लिख लो, a लिख लिया b लिख लिया और ax + b लिख लिया, इसमें कोई चेंज नहीं। दूसरी रो को भी चुपचाप ऐसे लिखो b c और bx + c लिख लिया, ठीक है। तीसरी रो में क्या करना है R3 को रिप्लेस करना किससे -XR1, तो देखो क्या बन जाएगा ax + b -ax और -b, तो -ax - b तो 0 हो गया कट गया। ऐसे क्या हो जाएगा bx + c -bx और -c तो कट गया तो 0 बचा। और ये लास्ट में क्या बचेगा आप इसको तो ये हो जाएगा 0 माइनस और यहाँ पे x से करेंगे तो क्या हो जाएगा ax² और ये -bx ये हो गया। और ये क्या करेंगे -R2 करेंगे तो -bx और -c, तो -bx - c का मतलब क्या हो जाएगा -2bx हो जाएगा -c आ जाएगा आपका है ना, तो ये हो गया। ये डिटरमिनेंट आ गया, इसको अच्छे से लिखो। तो यहाँ से आ गया आपका देखो, इसको मैंने लिख लिया साफ सुथरा। अब इसको ओपन करना है, ठीक है इसको ओपन करते हैं। तो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे देखो a है, उसके बाद फिर a कट तो दिस प्रोडक्ट माइनस दिस, तो ये दूसरा वाला तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका c और ये माइनस तो रहेगा ही, ये हो जाएगा ax² + 2bx + c आ गया, ठीक है। उसके बाद -0 होगा लिखने की जरूरत नहीं, उसके बाद फिर -b लिखेंगे तो ये दिस प्रोडक्ट देखो सॉरी ये कट गया b कट कर दिया, ये कट हो गया ये कट हो गया, तो क्या बचा दिस प्रोडक्ट मतलब -b और यहाँ ax² + 2bx + c ये हो गया और माइनस ये तो 0 हो जाएगा तो लिख लो। उसके बाद तीसरा जब टर्म लिखेंगे तो देखो ये लिखेंगे +ax + b ये कट फिर b × 0 - 0 × c 0 0 तो तीसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई पड़ रहा है देखो, तो ये आ गया आपका ये हो जाएगा -ac है ना, यहाँ पे -ac और ये डब्बा रहेगा ax² + 2bx और +c है। और उसके बाद फिर माइनस देखो ये +b² आ गया और ये फिर ax² + 2bx और +c है। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है ax, ये वाला कॉमन ले लो आप, तो ax² + 2bx
है ना, और प्लस सी, ये एक ब्रैकेट में, और दूसरा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी एक ब्रैकेट में, बी स्क्वायर माइनस ए सी एक ब्रैकेट। अब यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस ए सी क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए सी है सिर्फ, बी स्क्वायर माइनस ए सी लेस देन जीरो। तो ये वाला चीज़ क्या है, निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी कैसा है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स में ए क्या है, निगेटिव पॉजिटिव है, और इसका डी क्या है, निगेटिव है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर ए पॉजिटिव है और इसका डी निगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, तो ये कौन के अपवर्ड होगा, है ना। अब काउंट के अपवर्ड तो रहेगा, ये प्लस क्या होगा, ऊपर बनेगा ऊपर की तरफ, और ये एक्स को कहीं कट नहीं करेगा। तो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या हो जाएगा आपका, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो और ये नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इसमें। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूशन से रिलेटेड है ना। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस वन हैज़ नो सोल्यूशन। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसमें हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट, नो सोल्यूशन है। तो नो सोल्यूशन का मतलब क्या होना चाहिए, आपका x का कॉफिशियंट k प्लस वन अपान के इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8 अपान के प्लस थ्री, इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4k अपान 3k माइनस वन। ठीक है ना, ये होना चाहिए। अगर ये कंडीशन जिस के लिए होल्ड करेगी तो आपका नो सोल्यूशन हो जाएगा। अब इससे सॉल्व करके आप के की वैल्यू निकाल लो, ये दोनों बराबर होने चाहिए, और जो के आए उसके लिए ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा k प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा, k प्लस थ्री, और ये हो जाएगा आपका 8k। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो k स्क्वायर प्लस 3k प्लस के मतलब 4k आ गया सीधे, और प्लस थ्री इक्वल टू 8k आया, कि 8k को लेफ्ट में ले जाओ तो माइनस 8k, तो k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 तो माइनस 4k आ जाएगा, और प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज कर दो तो k स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 3k, तो माइनस 3k माइनस k और प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। के कॉमन ले लो, के माइनस थ्री आ गया, माइनस वन कॉमन ले लो, के माइनस थ्री आ गया, इक्वल टू जीरो। तो आ गया के माइनस वन के माइनस थ्री, के माइनस वन के माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आ गया आपका के की वैल्यू एक वन आई और आई थ्री। अब के की वैल्यू वन और थ्री के लिए ये दो रेशियो तो सेम होंगे, लेकिन ये इसके बराबर ना हो वो देखना है। तो के की वैल्यू वन के लिए चेक करते हो पहले, तो के की वैल्यू वन के लिए रखेंगे तो ये पहला रेशियो आ जाएगा के वन वन प्लस वन बाई वन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 8 अपान वन प्लस थ्री। ठीक है, और इसके बाद ये लास्ट वाला निकालते हैं, तो 4 इंटू वन, के वैल्यू वन डालो, 3 इंटू वन माइनस वन, तो ये आ जाएगा 4 अपान थ्री माइनस वन टू। तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और देखो ये कितना आ रहा है, 3 1 4 4 2 आ गया, 1 प्लस वन क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, और देखो ये भी 2 आ गया। इसका मतलब के की वैल्यू वन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यू वन के लिए तीनों बराबर आ जाएगा, तो ये कोइंसिडेंटल लाइन हो जाएंगे, है ना। तो वो थ्री ने, अब थ्री वन नहीं ले सकते, थ्री के लिए चेक करते हैं। थ्री के लिए डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वन अपान थ्री, दूसरा टर्म होगा 8 अपान थ्री प्लस थ्री, और तीसरा टर्म होगा आपका 4 इंटू थ्री अपान थ्री इंटू थ्री माइनस वन। इसको सिंपल 3 प्लस वन 4/3 आ गया, ये आएगा आपका 3 3 6 8/6। तो ये हो जाएगा, दो से कट जाएगा, 2 चक्को 8 2 3 6। देखो 4/3 बराबर, तीसरा वाला देखो कितना आ रहा है, 4 3 12, तो 12/3 रखा 9, 9 माइनस 1 कितना होगा, 9 माइनस वन 8 बचा। इसको कर दो 4 दूनी 8 4 3 12, 3/2 आ गया। 3/2 है, इधर 4/3 नहीं बराबर है, तो ये इसके लिए इक्वल नहीं है ये चीज़, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये 3 ओके है। तो क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपके कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी, एक वैल्यू मिली आपको, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, और इसमें क्या है, नॉन होमोजीनियस है ना, यहाँ पे D1 D2 D3 अवेलेबल है। हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो इस कंडीशन के लिए क्या होता है, इस कंडीशन के लिए आपको याद रखना डेल्टा इक्वल टू जीरो, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सारे डेल्टा जीरो होंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इन्फाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे डेल्टा लिखो, और उसके बाद डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड लिखो, और सबको जीरो कराओ, तो आपको लैम्डा में मिलेगा। डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से, तो डेल्टा की वैल्यू लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा की वैल्यू लिखने के लिए क्या, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिखो, 1 1 1 1 2 3 1 2 3 हो गया।
13 लैम्डा, ठीक है ना। अब फिर ये हमने लिख लिया डेल्टा एक्स लिख लेते हैं भाई, डेल्टा एक्स, और इससे जीरो करा देंगे, ठीक है। डेल्टा एक्स लिखते हैं, तो डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा एक्स लिखने के लिए क्या जुगाड़ है, आप क्या करो, पहले कॉलम के एक्स कॉलम को क्या करो, 2 5 और म्यू से रिप्लेस कर दो, D1 D2 D3 से, तो हो जाएगा 2 5 और ये म्यू से रिप्लेस कर दिया। बाकी के कॉलम ऐसे लिख लो 1 2 3 3 और ये हो जाएगा 1 3 लैम्डा इक्वल टू 0। ऐसे ही डेल्टा वाई लिखेंगे और ऐसे ही डेल्टा जेड लिख लेंगे। तो डेल्टा वाई लिख लो, डेल्टा वाई लिखना है तो क्या करेंगे 1 1 1 और दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर दो 2 5 म्यू से, 2 5 म्यू से और 1 3 लैम्डा, ठीक। उसके बाद डेल्टा जेड लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1 1 1 और 1 2 3 और तीसरा कॉलम का लिखेंगे 2 5 म्यू, 2 5 म्यू, ये लिख लेंगे। इनको भी जीरो कराना है, इनको भी जीरो कराना है तभी होगा। अब देखो पहले डेल्टा को सॉल्व कर दो, इसको जीरो करा देते हैं तो इसको देखो क्या होगा, इसको खोल दो 1 2 लैम्डा माइनस 9 माइनस 1 हो गया, ये कट कर दिया तो आ गया लैम्डा माइनस 3, तो लैम्डा माइनस 3 हो गया प्लस 1 हो गया और ये कटिए 3 माइनस 2, तो इसको सॉल्व करो जरा, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 9 और ये माइनस लैम्डा प्लस 3 हो गया और 3 माइनस 2 1 आ गया प्लस 1 आ गया। तो यहाँ से 2 लैम्डा माइनस लैम्डा क्या बचा, लैम्डा बचा 3 1 4 4 माइनस 9 माइनस 5 बचा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई। और इसमें क्या करो देखो, तो लैम्डा जब 5 होगा तभी डेल्टा जीरो हो सकता है, तो लैम्डा की वैल्यू 5 होना कंपलसरी है, नहीं तो डेल्टा नहीं जीरो होगा। और यहाँ पे फिर इसमें डालते हैं डेल्टा एक्स, इसको ओपन करो, अच्छा लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 5 डाल दो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 1 1 5 2 3 और म्यू 3 और लैम्डा की वैल्यू 5 कंपलसरी है क्योंकि आपका डेल्टा तभी जीरो होगा, और इसको जीरो करा दो तो यहाँ से आपको म्यू निकल आएगा। तो यहाँ से देखो क्या होगा 2 खोल देते हैं, 2 हो गया दिस, तो 5 दूनी 10 माइनस 3 तक का 9 माइनस 1 हो गया और ये कट 25 माइनस 3 लैम म्यू, 25 माइनस 3 म्यू हो गया और उसके बाद प्लस 1, तो ये हो गया दिस कट दिस का, तो 15 माइनस 2 म्यू, 15 माइनस 2 म्यू, ठीक। अब इसको खोलो जरा, 10 माइनस 9 1 बचा तो 2 बचा माइनस 25 और ये माइनस प्लस 3 म्यू हो गया और ये आगे जीरो करना है और यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 15 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 0। 3 म्यू माइनस 2 म्यू बचा है ना, और ये हो जाएगा आपका 15 17 17 माइनस 25 17 माइनस 25 कितना बचा, 17 माइनस 25 8 बचा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो म्यू की वैल्यू आ गई 8। अब देखो लैम्डा 5 कंपलसरी है तभी तो डेल्टा जीरो हो पाएगा, म्यू क्या है, ओ सॉरी म्यू क्या है, ये होना जरूरी है जिससे कि आपका क्या हो जाए डेल्टा एक्स जीरो हो जाए। अब इसी लैम्डा म्यू के लिए डेल्टा वाई डेल्टा जेड जीरो होना तय है। अब इसमें आपको ईमानदारी दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा सिंगल करेक्ट है। अब एक ही ऑप्शन ऐसा लिखो देखो जिसमें 5 और 8 लिखा हुआ है, तो 5 8 के लिए डेल्टा डेल्टा एक्स जीरो हो तो बाकी जीरो होगा ही, बाकी ये तो हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता, चौथा हो नहीं सकता। तो आपका इस वैल्यू के लिए डेल्टा वाई डेल्टा जेड जीरो होना ही तय है। और उसके बाद ये पैरेलल प्लेन वाली सिचुएशन भी नहीं बनेगी क्योंकि एक ऑप्शन करेक्ट है तो यही होगा, नन ऑफ दीज होता तब हम लोग सोचते, तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, समय नहीं खराब करना, सीधे इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन इज। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है, यहाँ पे D1 D2 D3 3 वेरिएबल में इक्वेशन है और ये D1 D2 D3 की वैल्यू जीरो है तो होमोजीनियस है। और होमोजीनियस में आपको याद वही सिचुएशन होती थी, या तो क्या था ट्राइवल सोल्यूशन या नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो नॉन जीरो सोल्यूशन या नॉन ट्राइवल सोल्यूशन या आपका क्या था इन्फानाइट सोल्यूशन, तो ये वही चीज़ है। तो नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब नॉन ट्राइवल है ना, नॉन ट्राइवल। और आपको याद में क्या बताया था, डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा इक्वल टू जीरो करा देना है। तो डेल्टा अगर डेल्टा जीरो के बराबर हो गया तो नॉन जीरो सोल्यूशन या नॉन ट्राइवल सोल्यूशन मिल जाएंगे। अब डेल्टा लिखना है, डेल्टा क्या होता है आपका, ये डिटर्मिनेंट लिख दो फटाफट, तो हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 है ना, 3 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा और उसके बाद 2 लैम्डा। तो डिटर्मिनेंट लिखो, लैम्डा माइनस 1 हो गया और 4 लैम्डा माइनस 2, 4 लैम्डा माइनस 1 4 लैम्डा माइनस 2 हो गया
और यहाँ हो जाएगा लैम्डा प्लस 3, तो लैम्डा प्लस 3 हो गया। इसके बाद फिर क्या है 2 है और 3 लैम्डा प्लस 1 है, 3 लैम्डा प्लस 1 है और क्या है 3 लैम्डा, सीधे लिखो 3 लैम्डा माइनस 3 लिख लेते हैं, ये हो गया। और इससे जीरो करा के हम लोग इसको लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना है ये, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगा देते हैं इसमें, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो आपको पहली रो दिख रही 3 लैम्डा प्लस 1, यहाँ दिख रहा 3 लैम्डा प्लस 1। अगर मैं क्या करूँ R1 को रिप्लेस कर दूँ किससे, R1 माइनस R3 से, तो आपका ये डिटरमिनेंट बढ़िया सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो R1 को रिप्लेस कर दिया R1 माइनस R3 से, तो क्या आ जाएगा R1 माइनस R3 किया तो ये लैम्डा माइनस 1 और माइनस 2, तो लैम्डा माइनस 3 बन गया। यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, तो ये तो जीरो हो गया। और यहाँ 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 3, तो माइनस लैम्डा प्लस 3 आ गया। देखो माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, तो माइनस लैम्डा बचा और माइनस प्लस 3 हो गया, तो प्लस 3 आ गया। बाकी आपने ऐसे लिख दिया, तो लैम्डा माइनस 1 है और यहाँ पे क्या है 4 लैम्डा माइनस 2 है, 4 लैम्डा माइनस 2 है और यहाँ क्या लैम्डा प्लस 3 है और लास्ट में क्या है 2 है और 3 लैम्डा प्लस 1 है और क्या है 3 लैम्डा माइनस 3, 3 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो, है ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखो लैम्डा माइनस 3 पहले कॉलम में दिख रहा है, पहला लैम्डा माइनस 3 और लास्ट कॉलम में क्या दिख रहा है माइनस लैम्डा प्लस 3। तो अगले स्टेप में क्या करें, C1 वाले कॉलम को रिप्लेस कर दो C1 प्लस C3 से, है ना। C1 में क्या करना है C1 प्लस C3 करना है, तो C1 प्लस C3 करने से क्या होगा आपका, देखो लैम्डा माइनस 3 प्लस माइनस लैम्डा प्लस 3, तो जीरो आ जाएगा सीधे सीधे। तो अगले स्टेप में ये आ जाएगा आपका, देखो ये जीरो हो गया और यहाँ पे क्या होगा जीरो है ही है, माइनस लैम्डा प्लस 3 है और यहाँ से देखो लैम्डा माइनस 1 और प्लस लैम्डा, तो 2 लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 2 आ गया। और यहाँ जो लिखा 4 लैम्डा माइनस 2 रहने दो, यहाँ लैम्डा प्लस 3 रहने दो। तीसरा क्या हो जाएगा 2 प्लस ये जुड़ गया तो 3 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 हो गया, 3 लैम्डा प्लस 1 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या 3 लैम्डा माइनस 3 है इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करो, देखो पहली रो में 2 एलिमेंट 0 हो गए, तो इसे ओपन करेंगे तो सीधे सीधे लिखेंगे माइनस लैम्डा प्लस 3 हो गया एक ब्रैकेट में, बाकी 2 टर्म वाले शुरू में 0 तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, दिस कट तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2, तो 2 लैम्डा प्लस 2 और इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 हो गया। और माइनस क्या हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 2, तो हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 2 और ये इक्वल टू 0 करा दो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो ये आ गया और उसके बाद इसको सही किया तो ये आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो ये कैलकुलेशन कर ही लोगे, तो माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, एक फैक्टर मिला तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। और दूसरा ये देखें माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहाँ माइनस 6 लैम्डा कॉमन ले लो तो हो जाएगा आपका लैम्डा और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई और क्या आ गई लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। तो लैम्डा की देखो 3 रिपीटेड रूट मिल रहा 3, तो लैम्डा की वैल्यू मिल रही 0 मिल रही और 3 मिल रही 3 मिल रही। तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज क्या है, सिर्फ 0 और 3 ही तो है। तो आपको पूछा गया सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज आप, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3, फाइनली क्या आ गया 3 आ गया, आंसर आ गया, समझ आ गया। अगर यहाँ 3 दूसरी वैल्यू 3 की जगह कुछ और आती तब ऐड करते, रिपीटेड है तो उसको एक ही बार कंसिडर करेंगे, डिस्टिंक्ट पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ओके अगला क्वेश्चन देखो क्या, एन ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कॉमा बीटा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये है 3 इक्वेशन दिख रही है आपको और ये क्या है होमोजीनियस वाला नहीं है, यहाँ पे D1 D2 D3 वैल्यूज दिए हैं ना, 0 नहीं है जो यूनिक सोल्यूशन आ गया। देखो यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको क्या याद होता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, समझे कि नहीं, एकदम सिंपल कंडीशन है। तो डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। अब डेल्टा 0 नहीं होने के लिए क्या करेंगे 1 प्लस अल्फा, डेल्टा लिख लो, ये होता है बीटा और यहाँ पे 1, ऐसे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 1 प्लस अल्फा, ये बीटा और ये 1 हो गया है ना, 1 अल्फा बीटा 1। दूसरी रो में क्या लिखेंगे अल्फा हो गया 1 प्लस बीटा हो गया और ये क्या हो गया 1 हो गया। तीसरी रो में अल्फा बीटा और ये हो गया 2 और ये हो गया डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बस। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तब हमें दिखेगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये काम करते हैं, देखो पहले कॉलम को किससे रिप्लेस कर दो, पहले कॉलम को रिप्लेस कर दो C1 कॉलम को रिप्लेस कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3 से रिप्लेस कर दो सीधे सीधे, तो ये बढ़िया सा बन जाएगा आपका क्या, देखो
ये 1 + अल्फ़ा और प्लस बीटा और +1। ऐसे दूसरा हो जाएगा अल्फ़ा +1 + बीटा और प्लस क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा +बीटा +2। ऐसा करने से देखो ये सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका बीटा, यहाँ पे 1 + बीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा। 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया। अब इसको देखो ध्यान से, और ये क्या जीरो नहीं होना है, तो देखो अब यहाँ पे 1, ये अल्फ़ा +बीटा +2, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा +बीटा +2 हो गया। दूसरा अल्फ़ा +बीटा +2 हो गया, अल्फ़ा +बीटा +2 आ गया। तीसरे में भी अल्फ़ा +बीटा +2 आ गया। बाकी का क्या आपका वही है बीटा 1 + बीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा, और ये 1 1 2 1 1 2 आ गया। इज़ नॉट इक्वल टू 0 करना है। अच्छा ये वाला कॉमन हो जाएगा, तीनों में सेम है तो कॉमन हो गया, तो अल्फ़ा +बीटा +2 कॉमन ले लिया आपने, तो अंदर क्या बचा 1 1 1 आ गया। और यहाँ पे होगा बीटा 1 + बीटा और ये क्या हो जाएगा बीटा 1 1 2 1 1 2 आ गया है ना। ओके, अब इस नॉट इक्वल टू 0, अब इस डिटरमिनेंट को ओपन करो पहले, तो अल्फ़ा +बीटा +2 है ना। एक तो ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी दूसरा वाला इज नॉट इक्वल टू 0 और ये भी होना चाहिए, एंड ये 0 नहीं होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए 1 बीटा और आपका 1, और दूसरा क्या है 1 1 +बीटा और 1 1 बीटा और ये 2। दिस ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अब इससे निकालने की ज़रूरत है आपको। देखो तो पहले तो हमें दिख रहा है कि ये भी 0 नहीं होना चाहिए, ये तो 0 नहीं होना चाहिए, वो बात की बात है, ठीक है। अब ये वाला चीज़ देखो अल्फ़ा +बीटा 0 ना हो, तो ऑप्शन इसमें देखो, ऑप्शन कि कौन सा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर अल्फ़ा बीटा के जिसके लिए चीज़ 0 हो जा रही है, तो 0 ना हो। तो जैसे मैं अगर आप देखें 2 और 4 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो अल्फ़ा 2 बीटा क्या डाल दिया 4 डाल दिया, तो 4 + 2 6 + 2 क्या हो गया 8 हो गया, 8 नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। और ऐसे अगर इसको तो 0 नहीं हो रहा, इसके लिए तो 0 नहीं हो रहा। अगर -3 + 1 डालते तो देखो -3 + 1 -2 + 2 0 हो गया, -4 + 2 तो -4 + 2 तो 0 हो गया। 1 -3 के लिए क्या होगा 1 -3 + 2 तो 0 हो गया। तो बाकी के ऑर्डर्ड दूसरा तीसरा चौथे वाले ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा के लिए तो यही 0 हो जा रहा, दूसरा वाला टर्म देखने की जरूरत ही नहीं। तो ये 3 के लिए यही 0 हो जा रहा है, जिसका तो यही वाला सही होगा। अब ये दूसरा वाला जो आपका डिटरमिनेंट ये भी 0 नहीं होना चाहिए, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि हमें सिंगल करेक्ट एक ऑप्शन तो सही है ये, बाकी 2 3 4 ऑप्शन के लिए ये वाला 0 हो जा रहा, तो ये तो ले ही नहीं सकते हैं। यही अकलौता है जिसके लिए ये वाला टर्म 0 नहीं है, तो ये हो सकता है ये भी ना 0 होगा ही नहीं ये 0, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। आप बाकी चाहो तो आप इसको भी कर सकते हो, है ना, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, समय बचाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, क्यों करें। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, थैंक